सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग कथाकार, संस्मरणकार और संपादक अखिलेश जी की नई संस्मरणात्मक पुस्तक अक्स पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। एक बार इस पुस्तक पर और इसके बहाने बातचीत करने से पूर्व इस पुस्तक को मैं दिखलाता चलूं। ये आप देख रहे हैं अक्स, अखिलेश जी की नई पुस्तक सेतु प्रकाशन से, जो इस वर्ष ही आई है, कुछ समय पूर्व ही। समय, समाज और साहित्यिकों का अनूठा वृतांत। इसमें कई चीजें हैं और जिसकी ओर संकेत पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर ही किया गया है। समय, जिससे हर लेखक अपने तई मुठभेड़ करता है। अखिलेश जी भी करते हैं, अपनी कथाओं में भी और अपने इस तरह के सर्जनात्मक गद्य में भी। समाज और साहित्यिकों का अनूठा वृत्तांत। यह अनूठापन क्या है, किस तरह का है और कैसे उनके गद्य में या किसी लेखक के गद्य में घटित होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जब हम अक्स की बात करते हैं तो इसके पहले संस्मरण विधा में ही उनकी दूसरी पुस्तक वह जो यथार्थ था, इसकी भी चर्चा अपेक्षित हो जाती है, जिसका पहला संस्करण 2007 में आया और यह किताब पाठकों और आलोचकों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई कि इसके कई संस्करण आ चुके हैं। वह जो यथार्थ था, इसे भी आप देखते चलें। और मेरे ठीक पीछे उनके उपन्यास निर्वासन को आप देख रहे हैं और उनकी अब तक की कहानियों के संकलन संपूर्ण कहानियां को भी। निर्वासन एक ऐसा उपन्यास है जिसके लिए लेखक स्वयं यह स्वीकारता है कि उसे लिखते हुए वह किस तरह के आनंद को प्राप्त कर रहा था। अमूमन अखिलेश अपनी ही रचनाओं में कुछ न कुछ कमियां निकाल रहे होते हैं। यह एक सजग और निरपेक्ष, स्वयं के लेखन से ही निरपेक्ष लेखक की खास विशेषता भी है। मामूली मामूली कमियों की ओर उनका ध्यान जाता है। संभव है वे किसी और को कमियां लगे भी नहीं, मगर लेखक कहीं न कहीं स्वयं से कुछ असंतुष्ट भी रहता है, तो वह लगातार कुछ न कुछ बेहतरी के लिए सोचता रहता है। किसी बातचीत में वे इस बात को कह रहे थे कि हां, किसी रचना में वह वाक्य इस तरह से ना होकर उस तरह से होता, उसे किसी और तरीके से कहा जा सकता। मुझे लगता है, और मित्रगण, रचनाकार साथीगण इससे सहमत होंगे कि परफेक्शन भी कहीं ना कहीं एक असमाप्त कथा ही है। इसकी ओर भी बार बार ऐसे कई मुद्दों पर विचार करते हैं अखिलेश जी। और मित्रों, जो संस्मरण की बेहद चर्चित पुस्तक रही अक्स से पहले, वह जो यथार्थ था, उसमें भी आप देखते हैं कि कैसे वे अपने यथार्थ को रच रहे होते हैं और उसके बहाने न सिर्फ कई महत्वपूर्ण प्रसंग आते हैं, बाजार आता है, लेखन प्रक्रिया आती है, और उन सब से पहले बचपन, वह गांव, वह कस्बाई शहर, उन सब के तमाम वृतांत आते हैं। इस पुस्तक के कवर पर भी यह उचित ही लिखा गया है
कि अपने यथार्थ में बचपन की जीने रचने की एक अद्वितीय कहानी। उनके यहां उनका जिया हुआ कई तरह से आता है, उनकी कहानियों में भी, उनके उपन्यास में भी। कई बार एक ही विषय पर कहानी भी मिलेगी और उपन्यास भी, मगर उसमें उन अनुभवों का लेखक विस्तार कर रहा होता है। कुछ अनुभव किसी विधा में आते हुए अच्छे होते हैं, चर्चित होते हैं, मगर उसके बाद लेखक अपने पात्रों की ही तरह स्वयं भी ग्रो कर रहा होता है। ऐसे में कई कई और चीजें उसे लगता है कि जोड़ी जाएं। ऐसे कई और लेखकों के पास भी हम इस तरह की चीजें देखते हैं। अलका सराबगी भी उन्हीं में से एक हैं। तो ऐसी कई बातें हैं साथियों जो हम करेंगे, और वह जो यथार्थ था से लेकर अक्स तक की जो यह यात्रा है, एक लेखक की यात्रा तो है ही, साथ ही सृजनात्मक गद्य की भी अपनी अनूठी भाषिक यात्रा है। और अगर हम अपने हिंदी साहित्य की बात करें तो महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, हरिशंकर परसाई, कृष्णा सोबती, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश चंद्र शाह, मृदुला गर्ग, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, तुलसी राम, ज्योत्सना मिलन, दूधनाथ सिंह, चित्रा मुदगल, काशीनाथ सिंह, राजेश जोशी, विनोद भारद्वाज, उदय प्रकाश, दिविक रमेश, दिवाकर मुक्तिबोध, ओम थानवी, कई ऐसे नाम हैं जो इस विधा में महत्वपूर्ण काम करते रहे हैं या जिन्होंने किए हैं। सारा राय, प्रियदर्शन, नीलाक्षी सिंह, स्वयं कई ऐसे लेखक हैं, नामवर सिंह समेत, जिनके सृजनात्मक गद्य को अखिलेश जी ने अपनी पत्रिका तद्भव में जगह भी दी। राजेश जोशी हो और कई ऐसे लेखक हैं, नीलाक्षी जी के सृजनात्मक गद्य हों। तो मित्रों, इन सब पर आज चर्चा होगी। और जिस तरह से कहीं ना कहीं 2007 से लेकर 2022 के बीच की जो ये इन दो पुस्तकों के प्रकाशन की यात्रा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इन 15 वर्षों में रचनाकार, मैं अभी सिर्फ प्रकाशन की बात कर रहा हूं क्योंकि रचाव को पुस्तकाकार प्रकाशित होने में समय लग जाता है। हम अभी रचाव की बात नहीं कर रहे, उसके प्रकाशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रचाव तो अक्सरहा शब्दबद्ध होने से पूर्व मनबद्ध भी हो रहा होता है। स्मृतियों के लहलहाते पत्ते मन की उन्हीं अदेखी पोषक जड़ों से खाद पानी ले रहे होते हैं। कथेतर गद्य में सर्जना का वैविध्य भी भाषा और परिचय के बीच से सघनतर होकर उभरता है। वहां विस्थापन और सतत विस्थापन के कारण भी कई अनुभव विलक्षण ढंग से प्रस्तुत होते हैं। विलक्षण मित्रों इसलिए भी कि वर्तमान में रहने और अतीत से दूर चले जाने की बाध्यता के बीच संवेदनशील मन उसको कई कई कोणों से देखता है। ऐसे में उसके भावों के पास अभिव्यक्ति का एक अनंत भी पसरा हुआ होता है। हम देखते हैं यह भी कि कई संस्मरणकार सीधे व्यक्ति स्थान पर आ जाते हैं और कई उस पर आने से पूर्व उन दृश्यों में जाते हैं, उन अनुभवों में जाते हैं, उन वैचारिक परिघटनाओं में जाते हैं। इससे भी अंतर पड़ता है। अखिलेश के लिखे सृजनात्मक गद्य की लोकप्रियता का एक आधार यह भी है कि कैसे उनके यहां उनका अपना अनुभव तो आता ही है और उसके साथ लिपटा हुआ युगबोध और निरंतर चल रही
वैचारिकी भी साथ आ जाती है। स्वयं पहली ही कृति में वह जो यथार्थ था में वे जब समय पर विचार करते हैं, बाजार पर विचार करते हैं, वहां वो एक जगह इस बात को लिखते भी हैं, समय को लेकर वे लिखते हैं। और मित्रों, उन्हें बुलाने से पूर्व मैं उनसे इसी बाबत प्रश्न भी करूंगा। पहले मैं उन्हें स्क्रीन पर आमंत्रित कर लेता हूं और उसके बाद की बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जी जी, मित्रगण जुड़े हुए हैं, सुभाष राय जी, जगन्नाथ दुबे जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी और तमाम लोग, कुछ एक के नाम ले लूं। इसके बाद इस बात पर आते हैं, शंभुनाथ मिश्र जी, मनोज कुलकर्णी जी, नलिन रंजन सिंह जी, वीणा सिंह, राहुल श्रीवास्तव, राजीव कुमार, रविंद्र सिंह, हिमांशु राज राजा, अशोक गोस्वामी जी और तमाम लोग। एक प्रतिक्रिया अशोक गोस्वामी जी की ओर से। अखिलेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और आप जब बर्ड आई व्यू देखते हैं तभी स्वयं की कृतियां देख पाते हैं। आपके इस गुण के कारण आपके प्रति मान सम्मान और बढ़ गया। धन्य हुआ अशोक गोस्वामी। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं यहां पर आपके ही लिखे को उद्धृत करता हूं। राजीव कुमार जी, स्वागत। और उसके बाद उस पर आपकी राय लेते हैं। आप वह जो यथार्थ था में उसके अंतिम हिस्से में लिखते हैं, समय के बाबत बात रखते हैं, बाजार के प्रभुत्व को लेकर बात करते हैं, जहां आप यह भी एक जगह कहते हैं कि स्त्री और स्त्री और बच्चों में कहीं ना कहीं निर्दोषता, कुछ कोमलता, कुछ ईमानदारी बची हुई है, मगर आज का बाजार उसे भी बड़ी आसानी से और खास तौर से लक्ष्य करके गिरफ्त में ले रहा है और उसमें सफल भी हो रहा है। और उसी बात को आप आगे बढ़ाते हैं कि एक लेखक के लिए यह समय असह्य है और यह भी हकीकत है कि इस समय के लिए लेखक भी असह्य है। इस समय के अनुयायी चकित होते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो अलग डफली बजाते हैं। संवेदना, सरोकार, विचार, ज्ञान, रचनात्मक रूपांतरण, क्या क्या बकते हैं ये लोग। क्योंकि समय के जो अनुयायी हैं, जो सहज प्रवाह में या बाजार के अनुकरण में या जो चीजें उन्हें दिखलाई जाती हैं उसको देखते हुए अपना जीवन जी रहे होते हैं, ऐसे में पहले से ही सिमटी हुई साहित्यिक दुनिया कुछ और सिमटी हुई मालूम पड़ती है। तो इस अंतर्द्वंद को आप कैसे देखते हैं अखिलेश जी? धन्यवाद अर्पण जी। और जनसुलभ पुस्तकालय में जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। आपने एक दिलचस्प उदाहरण वह जो यथार्थ था का दिया और सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पहली बात तो मैं दोनों कृतियां जो अक्स पर जिस पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, दोनों कृतियों के रचनात्मक दृष्टिकोण में या रचना प्रक्रिया की एक बुनियादी भिन्नता की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। यानी जब वह जो यथार्थ था मैंने लिखना शुरू किया, जिसका अंश आपने उद्धृत किया, तो उस समय दरअसल वो बहुत सारी बिसरी हुई चीजें थीं, विस्मृतियां हमारे पास थीं, और उनकी तलाश की प्रक्रिया में वो किताब बनी। लेकिन जो ये किताब है, नई किताब है, इसमें एक तरह से एक ऐसी स्मृतियां हैं जो बिसराए भी नहीं बिसर सकी, जो है वो एक अक्स बनकर, एक छापा बनकर, एक दृश्य बनकर के आप कहें हमारी आत्मा में, हमारी चेतना में मौजूद रहीं। उनको एक डिस्कवर करना, उनको लिखना इसका उद्देश्य रहा है।
दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि समय का फर्क, जो वो समय जो था तब हमारे सपने इस तरह आज की तरह मिटे नहीं थे। और मैं कहना चाहूँगा कि आज जो वर्तमान है वो आप देखें कि वो यात्रा 2007 के आसपास में, बल्कि और पहले मैं जाना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि ये 90 के बाद जो परिदृश्य हमारे देश में बदला, वो उसमें एक असह्य होने का जो है वो यात्रा शुरू हुई। और 2007 में भी एक बड़ा भयानक मंजर इस तरह का था। आप 1991 को याद करें, 2002 को याद करें, और उसके बाद वो सतत वो प्रक्रिया चलती रही। तो उसमें जाहिर है कि एक लेखक जो इन नकारात्मक सामाजिक बदलावों को सह नहीं पा रहा था, लेकिन उसके प्रतिरोध को वो समय भी नहीं सह पा रहा था, उसको हम लोगों ने चित्रित करने की जतन अपनी कहानियों में किया, अपने उपन्यासों में किया, और इसी तरह सृजनात्मक गद्य में भी करने की कोशिश की गई। लेकिन आज आप देखें कि आज हम किस मुहाने पर खड़े हैं। इतना सारा प्रतिरोध था हमारे भीतर, इतनी सारी तैयारी थी दुनिया को बदल देने की, लेकिन आज मुहाना ये है, आज मंजर ये है कि आज अब जहाँ पहले असह्य था लेखक समाज के लिए, हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ लेखक को या प्रतिरोध की आवाज़ को मिटा देने का सिलसिला चल पड़ा है। एक तरफ मिटा देने का सिलसिला चल पड़ा है और दूसरी तरफ एक लेखक के सामने एक बहुत भयंकर चुनौती भी उपस्थित हो गई है कि ये दुनिया असह्य से ज़्यादा अब एक कल्पनातीत ढंग से, जिसे कहते हैं, एक भयंकर संसार में सब कुछ बदलता जा रहा है। अब एक मिलजुल करके और एक रचनाकार के रूप में, व्यक्ति रूप में, और एक समूह रूप में भी, एक सामाजिक इकाई के रूप में भी, और एक व्यक्ति लेखक की व्यक्ति इकाई के रूप में हमें तलाशना पड़ेगा कि इस असह्य यथार्थ को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। हम चुपचाप रहें या विरोध की आवाज़ अपनी नए नए तरीकों से, नए नए प्रतीकों से, नई नई युक्तियों से बुलंद करते रहें। वो उपन्यास भी हो सकता है, वो नाटक भी हो सकता है, वो संगीत भी हो सकता है, और वो कथेतर गद्य भी हो सकता है। जी जी जी। और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और त्रिलोचन जी को मित्रों याद करते हैं। त्रिलोचन जी अपनी एक कविता में लिखते हैं, भाव उन्हीं का सबका है, जो थे अभाव में, पर अभाव से दबे नहीं, जागे स्वभाव में। तो यह जो स्वभाव में जागना है, मुझे लगता है कि इस तरह के लेखन में वह जागृति भी उपस्थित है। और जिस समय की हमने बात की कि किस तरह अखिलेश जी की इन दोनों ही कृतियों में समय कहीं न कहीं एक हस्तक्षेपकारी कारक के रूप में उपस्थित है। जब लेखक अपनी बात कह रहा होता है तब भी, और जब वह अपने से जुड़े लोगों की कथा कह रहा होता है तब भी, दिक और काल दोनों के ही विवरण पूरी निरपेक्षता के साथ इनके यहां उपस्थित है। मित्रों, इस मायने में ये संस्मरण समय के साथ सर्जनात्मक संवाद भी है। यहां मनुष्यता की आवाज है, जो मुखर है, जो स्मृतिबद्ध है। मैं कुछ देर पूर्व जब इस कार्यक्रम के बाबत हम लोग प्लान कर रहे थे कुछ एक समय से, और आज भी कई बार चर्चा हुई, तो मैं अखिलेश जी से यह पूछ भी रहा था कि इतने सारे विवरण कैसे आपको याद रहे? क्या आपने कभी डायरी लिखी या कुछ और किया? तो हम उस प्रक्रिया पर भी आते हैं, और उसके पूर्व जो यह आवाज है एक संस्मरणकार की, इसके लिए कुछ एक शब्द कहना चाहता हूं, और फिर इन संस्मरणों की रचना प्रक्रिया पर स्वयं अखिलेश जी को सुनेंगे। मित्रों, इन दोनों ही किताबों से पढ़ते हुए
मन में जो भाव उमड़ते हैं, जिस तरह के विचार आते हैं, तो यह लगता है कि यह उस लेखक की कलम से निकली हुई आवाज है जो स्मृतियों को सुरक्षित करने की जरूरत और उसके महत्व को भली भांति जानता समझता है। मगर मनुष्यता की ही तरह उसकी यह आवाज भी एक रंगी या इकहरी नहीं है। यहां हंसी और कह कहे हैं, अभाव में भाव की स्थितियां हैं, जिसकी ओर त्रिलोचन भी ध्यान दिलाते हैं। दो आबा की आंच में पकी हास्य रुदन और रुदन हास्य की खिचड़ी है। और एक और प्रसंग यहां पर मैं सुना दूं, इसके बाद अखिलेश जी के पास चलते हैं। इसी किताब अक्स की ही बात कर रहा हूं कि देर रात लेखक द्वारा पुलाव बनाए जाने का प्रसंग है और ब्रह्म मुहूर्त में मित्र मंडली द्वारा उदरस्त किए जाने का चटपटा किस्सा भी है। मित्रों, ये पुलाव इसलिए उदरस्त हो सके कि ये सचमुच बनाए गए थे। शराब की खोज में और मन भर पी लेने की जिद या उतावलेपन में दोबारा बैठी मंडली में से एक सदस्य ने अपनी भूख से परेशान होकर उस पुलाव को बनाया था। वह सदस्य कोई और नहीं, हमारा यह संस्मरणकार ही था, अखिलेश जी ही थे। इशारा यह कि कोई भरे पेट जितनी मर्जी ख्याली पुलाव बनाए, यह अलग बात है। तो ऐसे कई प्रसंग हैं इस संस्मरण में जहां संकेतों में बात की जाती है। और मैं कहीं इनको सुन रहा था जहां ये बात यह भी कह रहे थे कि कैसे दृश्यों में सोचते हैं। संस्मरण को लिखते हुए कई बार दृश्यों में सोचते हैं और दृश्य को रख देते हैं। कई बार अगर आवश्यक न हो या लेखक आवश्यक न समझे तो उस पर टिप्पणी करने से भी बचता है। अखिलेश जी भी कई जगहों पर बचे हैं, तो स्वयं उनसे सुनते हैं इस संस्मरण की रचना प्रक्रिया पर कुछ और बातें। जी अखिलेश जी। देखिए, इसकी रचना प्रक्रिया पर, दरअसल किसी भी कृति की रचना प्रक्रिया पर बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुश्किल इसलिए कि रचना प्रक्रिया जितना सचेत कर्म है उससे कहीं ज़्यादा या कई गुना ज़्यादा जो है वो आपके अवचेतन में भी चलती रहती है। एक मैं कहूँ कि एक रहस्यमय ढंग से भी एक लेखक की दुनिया में रचना प्रक्रिया काम करती रहती है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप सजग होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको पता ही नहीं होता है और वो काम होता रहता है। लेकिन इस किताब का दरअसल मैं कहूँ कि जो प्रस्थान बिंदु था, वो प्रस्थान बिंदु ये था कि सन 2012 का वक्त था और पहले मेरे पिताजी का निधन हुआ और फिर मेरी माँ का निधन हुआ। और इन दोनों की मृत्युओं ने जो मेरे ऊपर एक गहरा असर डाला, वो डाला कि जब तक वो लोग थे तब तक ये लगता था कि वर्तमान और भविष्य हमारे साथ है, या मैं वर्तमान और भविष्य में हूँ। और एक दुनिया दिख रही थी उम्मीदों से भरी हुई, और कहीं कोई पराजय बोध या कहीं कोई शिकस्त, एक जीवन की अमर, लगता था जैसे जीवन अमर है और इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन माँ पिता की मृत्यु ने ऐसा लगा कि नहीं, सबसे नज़दीकी मौत थी मेरी अपनी खुद की ज़िंदगी में जो मैंने देखी। और मुझे लगा कि नहीं, एक चीज़ें बिछुड़ती भी चली जाती हैं। मैंने उसके लिखा भी है इस किताब में कि जब तक माँ पिता जिंदा होते हैं तब तक हम शायद इस तरह से है, जब तक माँ पिता हमारे साथ रहते हैं तब तक हम भविष्य की तरफ देखते रहते हैं, वर्तमान की तरफ। लेकिन उनके जाते ही एक अतीत की दुनिया भी हमारे साथ खड़ी हो जाती है। तो वो अतीत की दुनिया के प्रति एक लगाव भी मुझे लगा कि जैसे माता पिता छूट गए, जैसे उनकी ज़िंदगी चली गई, तो ये सारी यादें भी एक एक करके जो है ऐसे कहीं हमारे जीवन से
जुदा न हो जाए। और ये जो जुदा होने का बोध था, फिर खुद मेरी अपनी साहित्यिक दुनिया में भी चीज़ें इसी तरह घटित होती रहीं। कई दिवंगत लोग जो इलाहाबाद में जिनसे सीखा था, वो तमाम लोग गुजरते चले गए, और खुद लखनऊ में ऐसी घटनाएं घटी, ऐसे लोग, आत्मीय लोग चले जाते रहे। तो एक तरफ ये व्यक्तिगत संसार था, और दूसरी तरफ एक दुनिया थी। हमारी दुनिया में भी जो ग्लोबलाइजेशन था, जो भूमंडलीकरण था, तमाम हमारी प्रिय चेहरों को, हमारे प्रिय दृश्यों को, हमारी प्रिय ध्वनियों को, और कहूँ कि प्रिय ध्वनियों को, प्रिय रंगों को, तमाम सारी चीज़ों को वो खत्म करता जा रहा था। और तीसरी तरफ हम आज के समाज में जो देख रहे हैं और व्याकुलता है कि वह रंगों ही नहीं बल्कि तमाम सारी हमारे अपने विश्वासों को, लोकतांत्रिक परंपराओं को, सब कुछ का क्षरण हमारे समाज में, हमारी दुनिया में घटित हो रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी जिद सी, बड़ी इच्छा भी कहें, जिद भी कहें, ये दिमाग में आया कि ये चीज़ें क्या जो हमारे जीवन में थी, बहुत सारी व्यक्तिगत थी, और लेकिन व्यक्तिगत मेरा मानना है कि अगर आपके पास देखने की दृष्टि हो, उसको रचने का सलीका हो, तो और आपके पास विचार की पूंजी हो, तो कोई भी घटना, कोई भी वृत्तांत व्यक्तिगत नहीं होता है। पूर्णतः व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता है। सब आप कहें कि हर व्यक्तिगत में एक समाज होता है, और हर समाज की परिघटना में, हर समाज के एक एक कदम पर आपका व्यक्ति भी उसमें शामिल रहता है। तो मुझे लगा इन सब चीज़ों को बचाना चाहिए। वो बेचैन कर रही थी कि मुझे, मेरे भीतर वो, मैंने कहा ना, जैसे आपने इशारा किया या बोला कि मैंने कहीं कहा अभी पिछली बातचीत में, शायद नीलाक्षी सिंह जी से बातचीत हो रही थी, तो यही इसी किताब के बारे में एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने सवाल किया, तो मुझे लगा मैं दृश्यों में मेरे स्मृतियां हैं। तो जब दृश्यों में होती हैं, कोई चीज़ दृश्य में होती है, तो वो आपसे फिर उसे अलग होना बड़ा कठिन हो जाता है। वो हमारे भीतर वो दृश्य थे और खलबली पैदा करते थे। तो वो खलबली ऐसा नहीं कि हमेशा दुख देते थे, दुखदाई होते थे, उसमें बड़ी सुखद स्मृतियां भी थीं, बहुत सीखने का प्रशिक्षण भी उसमें था, उसमें बहुत सीखने का प्रशिक्षण भी था। और फिर यह भी था कि इसे क्यों न दर्ज किया जाए, क्यों न इसे लिखा जाए। और फिर लिखना शुरू किया, तो जाहिर है कि बेतरतीब ढंग से शुरू किया, यानी कभी बीच में किसी प्रकरण पर मन आया, उसको लिखा। और ये केवल इसी किताब के बारे में नहीं है, मेरी अपनी लिखने की शैली, जैसे एक उपन्यास, जिसे फिल्म आप बनाते हैं, तो फिल्म एक स्क्रिप्ट आपके दिमाग में पूरी रहती है। तो मेरे दिमाग में भी ये स्मृतियों की स्क्रिप्ट भरपूर थी जो है वो। लेकिन जब आप शूट करते हैं उसको, एक डायरेक्टर जब शूट करता है, तो जो दृश्य उसको अनुकूल लगा उसको शूट कर लिया, अभिनेता भी फिर बाद में उसे मिलाता है। मैंने अपने निर्वासन उपन्यास में भी ये काम किया, कुछ अपनी लंबी कहानियों में भी ये काम किया कि अगर मान लीजिए एक ठहराव, एक गत्यावरोध आ रहा है लिखने में, तो जो चीज़ समझ में आई उसे लिखा, और फिर बाद में उसकी एडिटिंग कहें या मिक्सिंग कहें, वो मैं करता हूँ। तो इस किताब में भी कोई सिलसिलेवार चीज़ें नहीं लिखी गई, और वह जो यथार्थ था में भी सिलसिलेवार नहीं। कोई चैप्टर जब पूरा किताब लिख ली गई, तो कोई चैप्टर जो पहले लिखा चैप्टर आगे हो गया, आगे का लिखा चैप्टर पीछे हो गया। लेकिन उसको एक सिलसिला देने के लिए, उसको एक विधिवत क्रम देने के लिए मैंने ये काम किया। लेकिन मैंने जो आ रही थी चीज़ें, जो यादें आ रही थी, जो दृश्य आ रहे थे, जो आवाज़ें आ रही थी, जो घटनाएं थीं, वो पलट पलट कर मैं देखता था, तो और सजीव रूप में आ जाती थी। लेकिन उसके पीछे जो एक, अगर कहें आप खलिश कहें, तो वो यही थी कि हमारे पास स्मृतियां हैं, अपने जगहों की स्मृतियां हैं। इस किताब में 3 जगहें एक खास तौर पर आती हैं, 3-4 जगहें। मेरा गांव थोड़ा थोड़ा आता है, मेरा कस्बा जहां मेरा बचपन बीता था उसकी भी यादें हैं, और सुल्तानपुर, फिर इलाहाबाद और लखनऊ। तो ये मुझे लगता है कि जगहें जो होती हैं केवल एक निर्जन नहीं होती हैं। कोई भी जगह की आप कल्पना जब हम करते हैं, अपनी स्मृतियों की जगह की कल्पना करते हैं, तो निर्जन से नहीं निर्मित उसकी होती है। उसमें एक लोग बाग रहते हैं,
ऐसे जब हम लोग वाग की कल्पना करते हैं तो उनकी रूट होगी, उसमें वो इलाका भी होगा, वो भूगोल भी होगा जो है। तो भूगोल के बगैर व्यक्ति नहीं संभव होते हैं और व्यक्तियों के बगैर कोई भूगोल नहीं संभव होता है। तो इसलिए इनकी मिक्सिंग करते हुए मैंने तरह तरह के इसमें लेख लिखे, और ख़ास तौर पर इसमें जो मैंने सोचा कि क्या सिलसिला दिया जा सकता है, तो जिन लिखने पढ़ने वाले लोगों के ज़्यादा करीब रहा, माँ पिता पर तो एक अध्याय है ही है, वो हर जीवन में सबसे नज़दीकी वही होते हैं। तो लेकिन जो साहित्य का संसार था उसमें मैं, जो मेरी एक तरह से, आप एक तरह से कह सकते हैं कि माँ पिता ने जब बड़ा कर दिया, उसके बाद मैं खुद निकल पड़ा अपनी तलाश में, अपने जीवन की तलाश में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने, अपने सपनों को पूरा करने की प्रक्रिया में जब एक के बाद एक मैं आगे बढ़ता चला गया, तो जो मेरा एक जीवन बना, और वो एक लेखक का ही जीवन था, उस लेखक के जीवन की वे जो जो लोग शामिल हुए, जो लोग महत्वपूर्ण लगे, उन सब को तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने इसमें लिखने की, सब पर लिखा। और जाहिर है जब सब पर लिखा तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने पर भी लिख रहा था। आप इसको पलट करके भी कह सकते हैं कि मूलतः यह किताब मैं अपने को ही डिस्कवर कर रहा था, अपने को ही खोज रहा था, और उस खोजने की प्रक्रिया में जो तमाम सारे लोग मिलते चले गए, या जिनको मुझे लगा कि इनको ओपन करके मैं अपने को ज़्यादा खोज सकता हूँ, या उनको अपने खोजने की प्रक्रिया में उनको मैं ज़्यादा रच सकता हूँ, तो वो सब मैंने तरीका इसमें अपनाया, और अब ये किताब आपके हाथों में है। जी। और मित्रों, अभी अखिलेश जी ने अपने कस्बे की, अपने गांव की बात की। जो भूगोल की कला है, जिसकी शुरुआत में ही स्वयं संस्मरणकार अपने उन प्रारंभिक दिनों को याद करता चलता है, और बहुत सुंदर ढंग से वे सारे विवरण आए हैं, और उनका गांव और कादीपुर कस्बा कुछ अन्य जगहों पर भी आया है। तो मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर क्यों नहीं ऐसा कोई एक अंश आप पढ़ते चलें अखिलेश जी, और इसके बाद फिर हम लोग आगे की बातचीत करते हैं। इस बीच आप जी आप अंश मतलब कोई अध्याय बताइए तो उसका अंश मैं जी पढ़ दूं। अगर भूगोल की कला जो अध्याय है, इसके शुरू से ही इसके कुछ हिस्से पढ़े जाएं, तो इसमें वह भूगोल भी आएगा जहां आपका बचपन बीता, और एक जी जी बाल मन किस तरह से उन सब चीजों को देख रहा था, दर्ज कर रहा था। इस बीच हमारे साथ राजीव कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। हर व्यक्तिगत में एक समाज होता है, यह सोच अब दुर्लभ है। संदीप तिवारी जी लिख रहे हैं, जगहें अखिलेश जी की हर रचना में अपने यथार्थ रूप में आती है। निर्वासन में ही देखें तो कितनी जगहें हैं, उनकी कितनी सुंदर यादें हैं। और इस बीच कुछ और साथियों के नाम ले लूं, पुष्पराज सिंह, अमिता पांडे जी, संदीप तिवारी जी, राजीव रंजन प्रसाद जी, सूर्यनाथ सिंह जी, प्रदीप जी, अरविंद त्रिपाठी जी, नागेंद्र प्रताप जी, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का अभिवादन, और अखिलेश जी से अनुरोध कि एक यह अंश, खास अंश पढ़ें। जी स्वागत। मैं इसका वो हिस्सा पढ़ता हूँ जब मैं सुल्तानपुर में था और लिखना शुरू भी नहीं किया था, बल्कि शुरू करने वाला था एक तरह से, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, छोटा सा है। जी आइए आपको अपनी साहित्य संबंधी रंग बिरंगी मूर्खताओं की दुनिया की सैर कराता हूँ। इस सफर की शुरुआत काफी मुश्किल है, क्योंकि आरंभ के लिए जैसे ही एक मूर्खता को छूता हूँ, असंख्य सिर उठाकर चिल्लाने लगते हैं, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। जैसा कि रिवाज है, लेखकों, कलाकारों, शायरों से पूछा जाता है कि वे यह कैसे बने। जवाब में कभी गर्दिश, कभी बेवफाई, कभी इश्क, कभी जुदाई वगैरह बताया जाता है, जबकि मेरा उत्तर होगा मूर्खता। हाँ, मूर्खता ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। उन दिनों कक्षा 8 का छात्र था, और मेरी एक बुआ के बेटे कक्षा 9 के, उनका नाम भी अखिलेश था। 9 के अखिलेश ने 8 वाले से कहा, इस हफ्ते दशहरे की छुट्टियां हैं,
चलो दशहरे पर कविता लिखी जाए। किंतु उस रोज के बाद उनका जो चंद सप्ताहों का कवि जीवन निर्मित हुआ वह अमूमन निम्नलिखित किस्म की शायरी की रिवायत से समृद्ध था। कदम तुम जो रखती हो कमर बल खा ही जाती है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। फिलहाल आठ का मैं काव्य रचना की उपरोक्त राह का पथिक नहीं हुआ और मैंने सचमुच एक कविता लिख डाली। वह कुछ इस भांति थी। दशहरे का त्यौहार बहुत ही मंगलमय है। बाद में इसी कविता में दशहरे की जगह कभी दीपावली, कभी होली, कभी रक्षाबंधन रखकर उसे अनेक बार प्रस्तुत किया गया। इस कविता से मेरा हौसला इतना बढ़ गया कि मैंने सुल्तानपुर के राजकीय इंटर कॉलेज के मंच से गणतंत्र दिवस पर बाकायदा स्वरचित कविता पाठ किया। गणतंत्र दिवस है पुकार रहा ओ बापू फिर से आ जा। बताने में हर्ज नहीं, आगामी 15 अगस्त को स्थानीय आर्य समाज मंदिर में मैंने सुनाया, स्वतंत्रता दिवस है पुकार रहा ओ बापू फिर से आ जा। मेरी काव्य प्रतिभा से वहां उपस्थित तत्कालीन सुप्रसिद्ध स्थानीय कवि श्री दूधनाथ शुक्ल करुण जी ने मुझे 2 रुपए का पुरस्कार दे डाला। इस सम्मान से मैं इतना अभिभूत हुआ कि सड़क पर बड़े भाई के दिखने पर मैंने दौड़कर उनके पैर छू लिए। उन्होंने सोचा होगा कि छोटा भाई पागल हो गया क्या, इसीलिए उनके स्वर में चिंता थी। क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे कविता पाठ के कारण करुण जी ने 2 रुपए का पुरस्कार दिया। उनकी फिक्र खत्म हुई। अच्छा ठीक है। तब इन सफलताओं के बावजूद मैं जल्द ही कविता से अधिक गद्य की ओर उन्मुख हो गया। सोचने पर लगता है कि गद्य बचपन से मुझे आकर्षित करता था। मुझे गानों गीतों की तुलना में कहानियां, चुटकुले, गप्पे, लंतरानियां, चुगली, निंदा आदि गद्य रूप अधिक प्रिय थे। पद्य के प्रति कम लगाव का कारण यह भी हो सकता है कि मेरे घर क्या पूरे खानदान में किसी के गले में सुर नहीं था। यह दीगर बात है कि मेरे कुल में 1-2 ऐसे बेसुरे भी हुए हैं जो अपने को सुर सम्राट से कमतर नहीं समझते। पुरुष तो पुरुष, कुछ स्त्रियों में भी यह रोग था और उत्सव पर्व के मौकों पर होने वाले गायन में वे सगर्व हिस्सेदारी करती। मैं निष्पक्षता से कह रहा हूँ कि अपने बेसुरेपन के कारण उनकी आवाज़ अलग से पहचान में आ जाती थी। वे स्वर को मधुर बनाने के लिए गले को बैठाकर आवाज़ को पतला करती। मेरी माँ ऐसी न थी, वह अपनी आवाज़ के चरित्र से वाकिफ थी, अतः एकल गायन नहीं करती थी। खैर ये अलग बातें हैं। वास्तविक चीज है कि मुझको पद्य की तुलना में गद्य ज्यादा प्रिय था। और हमारे एक साथी की प्रतिक्रिया भी आ रही है, नगेंद्र प्रताप जी की, कि अच्छा हुए कभी न हुए। जी। और मित्रों, प्रसिद्ध संस्मरणकार आदरणीय विश्वनाथ त्रिपाठी जी अक्स के लिए क्या लिखते हैं, मैं यहां पर उद्धृत करता चलता हूं। विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं, अखिलेश की संस्मरणात्मक रचनाओं में उनका जीवनानुभव अपनी व्याप्ति और गंभीरता के साथ मौजूद है। यह जीवनानुभव सुल्तानपुर जनपद के एक निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की संघर्ष गाथा भी है। अपनी समकालीन परिस्थितियों से प्रायः टकराती हुई। इसी तरह पुस्तक अक्स के संस्मरणों के चरित्र अखिलेश की जीवन कथा में घुल मिलकर उजागर होते हैं। अखिलेश का कथाकार इन स्मृति लेखों में मेरे विचार से नई ऊंचाई पाता है। उनके गद्य में उनके इस संस्मरणात्मक लेखन के वाक्य में अवधि की रचनात्मकता का जादू भरा है। संघर्ष जब रचना में रच बस जाता है तब आत्मविश्वास छलकता नहीं बल्कि पाठकीय स्वाद में अनुस्यूत हो उठता है। मुझे ऐसा स्वाद अक्स में मिला। अनकोट। तो मित्रों, यह विश्वनाथ त्रिपाठी की प्रतिक्रिया रही। और गद्य का जो लालित्य है उसमें
कहीं ना कहीं एक कारक, एक तत्व यह भी है कि रचनाकार, संस्मरणकार स्वयं पर भी व्यंग करने से नहीं चूकता है। जब भी मौका मिलता है वे कुछ न कुछ अपनी ओर उंगली उठा ही देते हैं। कभी बेरोजगारी के दिनों की बात करते हुए कि मैं बेरोजगार हूं, नौकरी की जरूरत भी है, मगर घर में बैठा हूं, जैसे नौकरी घर पर आ जाएगी। ऐसा हुआ भी। उस प्रसंग को भी आप यहां पढ़ सकते हैं। या नौकरी करते हुए जो तमाम तरह के मुठभेड़ हुए वो होते ही हैं, क्योंकि कार्यालयों की, अकादमियों की, संस्थाओं की अपनी दुर्विसंधियां भी होती हैं, उनके अपने पूर्वाग्रह भी होते हैं। तो उन सब जगहों पर भी कहीं खुद को लेकर या अपनी सीमाओं को लेकर भी कई चुटीले प्रसंग आते हैं। लेखक अगर दूसरों पर व्यंग करता है, दूसरों की नादानी की बात करता है, या अगर वे किसी साहित्यिक कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं किसी संस्था की ओर से और वे स्वयं मोटी मोटी बातें भी नहीं जान रहे हैं, या साहित्य में गैर साहित्यिक विषयों को, मदों को जगह दे रहे हैं, तो उन सब पर भी चुटीला व्यंग है। और उसके साथ स्वयं पर भी कि आज भी हमारी क्या ऐसी हैसियत है। तो ऐसी बात, इस तरह की बात करने से गद्य की अपनी विश्वसनीयता भी बढ़ती है और यह लेखक का अपना मिजाज भी होता है जो हमें यहां दिखाई पड़ता है। ऐसे कई निर्दोष सदोष भाव विचार इन संस्मरणों में हैं। बेरोजगारी की बात हमने की। बेरोजगारी के बीच जीवन की अलहड़ सादगी भी है। नौकरी के लिए हाय तौबा न करने के पीछे कोई आलस्य तो नहीं, व्यक्तित्व की बनावट की ही बात की जा सकती है। और बीच बीच में नौकरी मिलने और छूटने के भी कई प्रसंग है। एक जगह तो लेखक त्याग पत्र ही दे देता है। तो कहीं ना कहीं उसका स्वभाव कुछ ऐसा है। और जब अखिलेश जी से बात भी हो रही थी, उस बातचीत में भी हमें लगा कि कई बार इस तरह के लेखन में कहीं ना कहीं रचनाकार का स्वभाव भी उभर कर आता है, क्योंकि उसके बगैर संभव नहीं होगा। संभव है कोई और लेखक किसी और तरह से अपनी बात रखे। मृदुला गर्ग जी अपने सृजनात्मक लेखन में किसी और तरीके से बात करेंगी, कृष्णा सोबती किसी और तरीके से करती हैं, निर्मल वर्मा किसी और तरीके से करते हैं, अखिलेश किसी और तरीके से करते हैं। क्योंकि इसी में कहीं ना कहीं आकर्षण भी है साहित्य का, कि हर व्यक्ति का अनुभव, उसकी अपनी सोच अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं। अगर हम पहली ही किताब की बात करें, वह जो यथार्थ था की बात करें, तो वहां विस्तार से बचपन की, आस्तिकता और नास्तिकता की, ईश्वर की, इन सब की बातें की गई हैं। और लेखन प्रक्रिया पर दोनों ही जगहों, दोनों ही किताबों में विस्तार से बात हुई है। तो कुछ लेखन प्रक्रिया से जुड़ी बातें जो आपने की हैं अखिलेश जी, उसको लेकर कुछ कहें और बाद में हम किसी उदाहरण को भी सुनेंगे। लेखन प्रक्रिया को आप किस रूप में देखते हैं? यद्यपि आपने यहाँ काफी कुछ लिखा है, फिर भी कुछ कहें इस विषय पर। भी आपने कहा कि निर्मल वर्मा एक अलग ढंग से लिखेंगे, कृष्णा सोबती अलग ढंग से लिखेंगे। तो दरअसल जो ये वैविध्य है, यही जैसे संसार एक विविधता से भरा पूरा है, और वह वैविध्य ही, वह भिन्नताएं ही उसे एक सुंदर बनाती हैं, संसार को, दुनिया को। मसलन आप कल्पना करिए कि ये सारा संसार या हिंदुस्तान को ही हम लें, हमारे पास सब पहाड़ ही पहाड़ केवल होते, या सब बाग बगीचे ही केवल जंगल ही जंगल होते, या मैं कहूँ कि
तराई का इलाका ही पूरा का पूरा सब तराई का इलाका ही होता तो ये हमारा उत्तर प्रदेश या हमारा भारत इतना सुंदर न लगता। वह विविधता ही उसे सुंदर बनाती है। ऐसे साहित्य में भी यदि सारे लेखक जो है अपनी अभिव्यक्ति एक गद्य में, एक शिल्प में, एक भाषा में करते तो यह हमारा साहित्य का संसार इतना सुंदर न होता। तो सुंदरता के लिए जरूरी है भिन्नता। यह अलग बात है कि उस वैविध्य को आज के समय में एक तरह से खत्म करने की पूरा ये अभियान चलाया जा रहा है। एक कोशिश जारी कि सब एक रूप हो जाए संसार, एक ही रंग सबका प्रिय रंग हो जाए, एक ही स्लोगन सबको प्रिय हो जाए, एक ही भोजन जो है वो सबको प्रिय हो जाए। और अगर जो आदमी उससे इतर जाने का या जो कम्युनिटी उससे इतर जाने का अपना एक स्वतंत्र प्रकट करेगी तो वो पसंद नहीं आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को। तो दूसरी बात रचना प्रक्रिया के बारे में कहा तो रचना प्रक्रिया जैसे अक्स के बारे में कहूँ तो कुछ चीज़ें कई बार मैंने कहा कि वो एक दृश्य से शुरू हुआ कि कई बार वो एक दृश्य अक्स उसका अक्स बन करके मेरी चेतना में था और वहाँ से एक डिपार्चर शुरू हुआ। कहीं कोई किरदार ऐसे रहे जैसे इसमें देवी प्रसाद त्रिपाठी के ऊपर एक अध्याय है तो वो उनका व्यक्तित्व ही इतना विलक्षण था, उसमें इतने उतार चढ़ाव थे तो कई बार वो किरदार हमें लिखने के लिए प्रेरित करता है। कई बार कोई घटना, कोई एक वाक्य किसी व्यक्ति, जैसे हम उपन्यास में कहानी में करते हैं। मैंने इसकी किताब को जो संस्मरण मैंने लिखे या जो स्मृति लेख मैंने तैयार किए हैं, एक तरह से मेरी कोशिश ये थी उसको आख्यान की तरह लिखा जाए। आख्यान में फर्क यही है कि वहाँ कल्पना होती है और यहाँ यथार्थ का दबाव था। सब कुछ मुझे सच कहना है, उसमें बस कल्पना का सहारा नहीं इसमें था। बाकी उसको जो लिखने की प्रक्रिया है, यानी ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ यादें थीं उनको मैंने केवल अभिव्यक्त कर दिया। मेरे पास उन यादों को कैसे एक दृश्य बनाया जाए, एक वृत्तांत बनाया जाए और तो उसके लिए एक आख्यान के शिल्प में सबको रचा। यानी अगर आपको किसी को न पता हो तो वो देवी प्रसाद त्रिपाठी पर या रविंद्र कालिया पर या श्रीलाल शुक्ल पर इसमें अध्याय या किसी भी अध्याय को, ज़्यादातर अध्यायों को आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि ये मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो इन साहित्यकारों से वाकिफ नहीं है, इन व्यक्तित्वों से वाकिफ नहीं है, तो वो पढ़ सकता है इसे उसे एक कहानी की तरह पढ़ सकता है, साहित्य की एक कहानी की तरह पढ़ सकता है उसी तरह। तो ये एक बड़ा थोड़ी कठिनाई थी इसमें, चूंकि एक आपके अनुभव है, किसी को लेकर के कुछ तजुर्बे हैं, उसको आप रच दिया। लेकिन जैसे आप सृजनात्मक लेखन में, अपने उपन्यास में, कहानियों में एक लेखक करता है कि उसके एक एक वाक्य पर वो परिश्रम करता है, उसमें अपनी आवाज बिठाता है, उसमें एक लय पैदा करता है। यानी इसके साथ यही शब्द रहेगा या इस शब्द के ये 3 बार रिपीट हो चुका है तो हमें कोई नया शब्द कॉइन करना है। तो जो ये प्रक्रिया होती है वो इसमें भी आजमाया गया है। तो इसे एक विनम्र निवेदन है कि इसे केवल एक अनुभव के वर्णन की तरह केवल न पढ़ा जाए, बल्कि इसको एक सृजनात्मक लेखन की तरह, और एक सृजनात्मक लेखन में जो जो चीज़ें जरूरी होती हैं उसमें विचार भी होते हैं, विचारधारा भी हो सकती है, उसमें कला भी हो सकती है, भाषा भी हो सकती है, संरचना भी हो सकती है। तो इन सब के साथ पढ़ा जाए और कोई मुरव्वत न की जाए। इन सब की जो कसौटी होती है, उच्चता की जो तराजू होता है उच्चता का, उस पर कसा जाए। इसके लिए वही बटखरे, इसके मूल्यांकन के लिए वही बटखरे अपनाए जाएं जो कि एक बढ़िया साहित्य कृति के लिए अपनाए जाते हैं, कोई मुरव्वत नहीं। तो और इसमें मैंने कहा, जैसे पहले भी अभी बातचीत में कहा कि वो जगहें बार बार मुझे हांट करती हैं, बचपन हांट करता है और कैशोर्य काल। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप एक उपन्यास लिखते हैं, आपके बहुत सारे तजुर्बे होते हैं लेकिन वो फिट नहीं होते हैं, चूँकि उसमें आख्यान का एक अपना प्रेशर होता है। तो होने के बावजूद आपके जीवन में है, उनकी यादें हैं, उनकी छापें हैं, लेकिन वो आप उसको रच नहीं पाते हैं, उसको आप डिलीट कर देते हैं, आपके लिख भी लेते हैं तो डिलीट कर देते हैं। उसी तरह इस किताब में भी है। ऐसा नहीं कि जो मेरे पास जो था
जो अनिवार्य रूप से था, और वो सारी पूंजी मैंने इसमें खर्च कर दी। इन लोगों पर लिखते समय, या मैं कहूँ कि जो जो मैं इन लोगों पर लिख रहा था, या इन लोगों के बहाने जो खुद को मैं लिख रहा था, दोनों प्रक्रियाएं थी। तो उसमें जो है बहुत सारी चीजें छोड़नी भी पड़ी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक कोई कुछ इस तरह का लेखन मैं और कर सकूं कि जिसमें ये सब चीजें बेहतर ढंग से आए। मसलन मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार मैंने कुछ काम किया था। जब कालिया जी, रविंद्र कालिया जी वागर्थ के संपादक थे, उन्होंने कहा कि कुछ युवा कहानीकारों को हम छापने वाले हैं, तो तुम उनके ऊपर जो है एक सीरीज लिखो, उनकी कहानियां हम छापेंगे और उनके ऊपर तुम्हारे संस्मरण होने चाहिए। और वो संस्मरण उन्होंने 4 लेखकों पर, मैंने कहा मैं सब पर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सब पर मैं क्या जानूंगा, लेकिन मैं 4 लोगों पर लिखना। वो 4 लोग थे पंकज मित्र, मोहम्मद आरिफ, नीलाक्षी सिंह, शशिभूषण द्विवेदी। और वो ठीक ठाक पढ़े गए थे, सराहे गए थे। लेकिन अब वो 2002 के आसपास की बात होगी, मुझे लगता है 2000, लेकिन 20 वर्षों में जो आपको लिखने के प्रति जो आप में एक विकास होता है, जो आपके अपने प्रति ही आपके मूल्यांकन के बाट बटखरे या मानक कुछ ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं, तो मैं चाहता था कि मैं उसको शामिल करूं उन चीजों को। लेकिन मुझे लगा कि जिस व्याकरण में, जिस संरचना में इसमें बाकी चीजें रची गई हैं, वो फिट नहीं बैठते हैं। जो है उसके लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसे एक मूल्यांकन के बहुत ऊंची कसौटी पर कस करके, अगर वो कसने पर मुझे वो लगेगा कल को कि ये बन रहा है, तब उस पर मैं लिखना चाहूँगा। जैसे, और कई बार नहीं भी बन पाता है। जैसे मेरे जीवन में, मेरे अपने साहित्यिक समझ विकसित करने में जिन कुछ शख्सियतों का बहुत योगदान रहा है, और जिनके लिए मेरे मन में एक बहुत गहरा सम्मान है, उसमें सबसे ऊपर जिन 2-4 लोगों को रखना चाहूँगा, उसमें अमरकांत जी, उनका नाम मैं लूँगा। अमरकांत जी एक विख्यात कथाकार, उनकी कहानियों से, उनके कथा साहित्य से सब लोग वाकिफ हैं। और इससे ज़्यादा जो इंसान के रूप में उनसे परिचित थे इलाहाबाद में, जो लोग उनके, वो ज़्यादा वो उनके व्यक्ति रूप की भी महानता जानते हैं, उनके समझ, उनके विवेक। तो मेरे मन में बहुत था कि मैं अमरकांत जी पर भी लिखूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है संस्मरण लेखन में कि जो भी आप जिसको जानते हैं आप उस पर लिख ही सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। जैसे कि एक उपन्यासकार के रूप में एक घटना थी मेरे दिमाग में, ये बाबरी मस्जिद का, जो तब मैं पत्रकारिता में था और मैं उसको कवर कर रहा था। बाबरी मस्जिद मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने वो ढांचा ढहाया गया जो है कारसेवकों द्वारा। तो वो पूरी घटना घटी। उसके बाद मैं वहाँ से आया, रात को भागते हुए, छुपते छुपाते हुए लखनऊ आया, और वहाँ जाके दिल्ली में मुझे रिपोर्ट फाइल करनी थी। वो सारा वृत्तांत, सारा घटना मेरी आंखों के सामने घटित हुआ था, और मैं चाहता था कि मैं इस पर लिखूं, लेकिन लिखना नहीं संभव हो सका। चूंकि जरूरी नहीं है कि कोई अनुभव आपके पास है, क्योंकि एक अनुभव जो है बहुत सारे अनुभवों से जुड़ा होता है, और जब तक वो सारे मिक्स होकर के एक रचना की खाद्य सामग्री नहीं बन जाते हैं, तब तक लिखना असंभव रहता है। तो मैं नहीं लिख पाया बाबरी मस्जिद की उस घटना का चश्मदीद होने के बावजूद मैं नहीं लिख सका उस पर। ऐसे जैसे अमरकांत जी पर मैं चाहता था बड़े विस्तार से लिखूं, बहुत सा उनके साहित्य पर भी मैं लिखूं उसमें, और उनके व्यक्तित्व पर भी मैं लिखूं। लेकिन वो एक डिपार्चर पॉइंट जिसे कहते हैं, कि एक ऐसी सीढ़ी, जो पहली सीढ़ी मिले, जो आप जिस पर चढ़ करके आप फिर आगे बढ़ते चले जाएं, वो पहली सीढ़ी ही मिलना कठिन होता है। और जब वो मिल जाती है तो लिखना आसान भी हो जाता है। तो ऐसे अमरकांत जी, मार्कंडेय जी के साथ मेरे गुरुदेव थे दूधनाथ जी, तो उनके बारे में बड़े खराब, बड़े अच्छे, बड़े तीखे। इलाहाबाद की परंपरा थी कि चाहे गुरु हो शिष्य, एक लोकतांत्रिक बहस मुबाहिसे का, लोकतांत्रिक वाद विवाद संवाद का माहौल रहता था। तो मैं लिखना चाहता था, दूधनाथ जी पर भी लिखना चाहता हूँ, बल्कि चाहता था, क्या लिखना चाहता हूँ। सत्यप्रकाश जी हमारे टीचर थे, उन पर लिखने का मन था। इलाहाबाद के बहुत सारे लोगों पर,
लेकिन नहीं लिख सका, चूंकि मैंने कहा वो पहली सीढ़ी नहीं मिली। और इन लोगों में जो हमारे ये इस किताब में जो जो लोग शामिल हैं, इनको आप देखेंगे तो वो पहली सीढ़ी मिल गई इन लोगों पर लिखने की प्रक्रिया में जो है, और फिर वो चीज़ें बनती चली गई। जैसे मैं कालिया जी पर, जब वो जीवित थे तब से मेरे दिमाग में था कि मैं उन पर लिखूं, उनके ऊपर लिखूं, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा वक्त जो है रविंद्र कालिया के साथ, ममता जी के साथ बीता। मैं कालिया जी के ऊपर लिखना चाहता था, लेकिन उनके जीते जी वो सीढ़ी नहीं मिल रही थी। अचानक एक बार, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं डीपी त्रिपाठी पर लिख रहा था। जब डीपी त्रिपाठी पर लिख रहा था तो उसके बाद एक ऐसा, जैसे ही उनका मैंने ख़त्म किया और तुरंत कालिया जी को लिखने की वो पहली सीढ़ी जिसे कहते हैं सीढ़ी मिल गई। और फिर उसके बाद मुझे एक बहुत लंबा वृत्तांत है, मेरे ख्याल से इस किताब का जो सबसे बड़ा अध्याय है वो कालिया जी पर है। और वो मैं लिखते लिखते मुझे लगता है मैं 2-3 दिनों में उतना सारा पूरा कर गया, जैसे एक आपके भीतर आवेग हो। बस असली चीज होती है लेखन में कि वो कौन, वो उजाला, वो रोशनी आपको मिल जाए, जिसके आलोक में, जिस रोशनी के आलोक में उस वो सारी चीजें आपको दिखने लगे जो एक अब तक अंधकार में, एक धुंधलके में आपसे छुपी हुई थी, आपकी स्मृति में थी, आपकी चेतना में थी। वो आप उसे जानते थे, उसको महसूस करते थे आप अपने इंद्रिय बोध के स्तर पर, लेकिन वो रोशनी आपके लेखन में वो कौन, वो रोशनी नहीं होती थी जिसके उजाले में आप सबको दिख सकें और लोगों को दिखा सकें। तो ये एक जरूरी चीज मुझे रचना प्रक्रिया की लगती है और मैंने उस ढंग से उसे रचा। और अब कुछ एक प्रतिक्रियाएं ले लें मित्रों की। हमारे साथ जगन्नाथ दुबे जी जुड़े हुए हैं। वे लिख रहे हैं, अखिलेश जी के प्रायः सभी संस्मरणों में सुल्तानपुर, कादीपुर बार बार उपस्थित होता रहा है। यह उपस्थिति एक जगह, स्थान, लोकेल, एक चरित्र, एक सहयात्री और एक निर्माता के रूप में दिखाई देती है। विस्मृत होने के करीब पहुंचे दृश्यों, बिंबों, घटनाओं, चरित्रों, स्थितियों को स्मृति जीवी बनाने का काम करने वाला यह संस्मरण बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कंचना सक्सेना जी जुड़ी हुई हैं। अनिल त्रिपाठी जी की भी प्रतिक्रिया आ रही है। वे लिख रहे हैं, कई बार सृजन के सम्मुख अब तक मौजूद सारे बटखरे काम नहीं आते। अच्छी और बड़ी रचनाएं अपना नपना लेकर भी आती हैं। मुझे लगता है ये दोनों रचनाएं बड़ी रचनाएं हैं। और अभी हमने मित्रों अखिलेश जी को सुना भी, वे स्वयं कह रहे हैं कि आप इस कृति को अपने हिसाब से पढ़िए। इस कृति को भी और इसकी पूर्ववर्ती कृति को भी मैं दोनों को जोड़कर ही चल रहा हूं कि ये, क्योंकि ये दोनों ही कृतियां एक दूसरे के पूरक भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक संबद्धता भी है। तो इसलिए, और स्वयं इस बात को वे बार बार कहते ही हैं और वो आवश्यक भी है। नीलाक्षी सिंह जी की प्रतिक्रिया आ रही है। वे लिख रही हैं, यह किताब स्मृतियों को धुरी बनाकर लिखा गया जिंदगी का फलसफा सा है, जिसमें दर्शन है, जीवन है, यथार्थ के सवालों को आर पार देखने का साहस और नजरिया है, और सबसे बढ़कर अपने मुहावरे में गढ़े गए उन सवालों के मौलिक जवाब भी हैं। और मुझे अभी याद नहीं है अखिलेश जी, लेकिन आप किसी प्रसंग में यह बात कह रहे थे कि एक बार, मुझे याद नहीं है, कहीं मैं कोई आपकी बातचीत सुन रहा था कि शुरुआत के दिनों में जो है, आप तो बहुत पहले से लिख रहे हैं और सभी लोग जानते हैं इस बात को, शुरुआत के दिनों में किसी व्याकरण की किताब में उपलब्ध तमाम मुहावरों को आपने रख करके भेज दिया था। कुछ ऐसा प्रसंग था। तो ऐसी चीजें भी बड़े रोचक ढंग से आती रही हैं आपके वक्तव्यों में या आपके लेखन में, क्योंकि यह एक खट्टा मीठा अनुभव भी है। कम उम्र से लिखने के जो अपने अनुभव हैं उसके खास मजे भी हैं, क्योंकि वहां अस्वीकृति भी है,
और उस अस्वीकृति से उपजे कई तरह के जो उसके जो मतलब उसमें जो एक खास तरह से आदमी पैना होता है, खास तरह से पकता है, वह पकाव भी है। जब आपकी माँ भी कहती हैं कि तुम इतना लिख रहे हो, बार बार तुम्हारा जो है लौट आती हैं तुम्हारी रचनाएं, या फिर किसी संपादक ने आपको रचना स्वीकृत की, लेकिन जो क्षेत्र विशेष के जो मुहावरे हैं और जो उसकी कमियां हैं, भाषाई अशुद्धि तो क्या कहें, मगर लेकिन क्षेत्रता का प्रभाव है हमारे वाचन में भी, लेखन में भी। उसके कारण से भी उस संपादक ने आपकी वह रचना पसंद तो की, मगर लौटाई कि आप इसको इन अंशों को ठीक करके वापस भेजिए। तो ये मैं अलग अलग जगहों से यह बात रख रहा हूं, इसलिए रख रहा हूं, यह कोलाज इसलिए बना रहा हूं मित्रों, कि कैसे एक लेखक की मानसिक बुनावट होती है। और जब अखिलेश जी डीपीटी की बात कर रहे थे, या और लोगों की भी बात की उन्होंने, अपने अग्रज लेखकों की या इलाहाबाद की, तो वहां की मिट्टी या वह जो जिस तरह की संस्कृति है, वहां हास परिहास, चुटीलापन, चिकोटी काटना, यह सब पाया जाता है। और इन सब के विवरण यहां उपस्थित हैं। आदर्श नहीं है, मगर जो यथार्थ है, जिस तरह से जिया हुआ देखा हुआ है, उसी का चित्रण है। कई ऐसे प्रसंग हैं जहां लेखक उस व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित नहीं है, विचारधारा के स्तर पर या उसकी सोच के स्तर पर। कभी वह उसे आकर्षित करता रहा है, लेकिन बाद के दिनों में जब वह व्यक्ति स्वयं कई दिशाओं में भटक जाता है, तो लेखक इस बात को जानता है। मगर इन सबके बावजूद उन पात्रों में, उन किरदारों में, उन जीवंत किरदारों में कुछ ऐसी बातें थी जिसे लेखक उठाता है। तो इस तरह के द्वंद्व में कई बार लोग मोहभंग के भी शिकार हो जाते हैं और उस कारण से भी नहीं लिखते हैं। लेकिन आप तमाम असलियत को जानते हुए भी व्यक्ति के कुछ मजबूत पक्षों की ओर ध्यान ले जाना चाहते हैं। इस पर कुछ कहें। देखिए, मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं होता है कि मुझे मजबूत पक्ष की तरफ ले जाना है। दरअसल जैसे सिखाया गया या सीखा लेखन को लेकर के कि जब कोई चरित्र उठाओ, जैसे एक कथाकार के रूप में ही, तो उसको उसके कंट्राडिक्शंस के साथ उसे उठाना चाहिए, उसके अंतर विरोधों के साथ। चरित्र को अगर आपको रियलिस्टिक बनाना है और उसे एक जीवित कर देना है, तो चरित्र जीवित करने के पीछे बुनियादी शर्त होती है कि उसे उसके अंतर विरोधों के बीच देखें। बल्कि चरित्र ही नहीं, यथार्थ को भी, अगर उसके बारे में भी यह पाठ होता है कि अगर यथार्थ को भी उपस्थित करना है, लिखना है, तो यथार्थ को उसके अंतर विरोधों के जरिए देखना चाहिए। और अंतर विरोध कोई बुरी चीज नहीं है। जैसा कि मार्क्स ने कहा कि अंतर विरोधों से ही आगे का समाज तय होता है। एक हर समाज में अंतर विरोध तय होते हैं और उन अंतर विरोधों की उन अंतर विरोधों को दूर करने की प्रक्रिया में हम एक सामाजिक विकास के नए क्रम पर पहुंचते हैं। तो ये अंतर विरोध, तो ये ट्रेनिंग रही है कि ये किसी कैरेक्टर को, किसी यथार्थ को जो है, उसको उसके अंतर विरोधों के साथ देखा जाए जो है। और शायद इसीलिए, जैसे मैंने कहा कि अमरकांत जी पर बहुत चाहने के बावजूद लिखना नहीं संभव हो सका, क्योंकि वो एक ऐसे संत की तरह, इतने अच्छे मनुष्य के रूप में वो हमारी चेतना में, स्मृति में रहे। तो मुझे लगा कि वो उन पर लिखना मुश्किल लग रहा था कि वो एक कैसे उनको एक सहज हाड़ मांस के इंसान की तरह, जिसमें अंतर विरोध भी हैं, खूबियां भी, खामियां भी, तो हर तरह की चीजें हों। और मुझे खुद अपने लेखन में भी शुरू से, मुझे जिसे कहते हैं एक स्याह सफ़ेद के किरदार जो हैं वो पसंद नहीं आते हैं, कि कोई किरदार को स्याह सफ़ेद में रचा जाए। तो वही लोग अट्रैक्ट ही करते हैं कि जो कोई देवता नहीं होते हैं और एक मनुष्य होते हैं। और इलाहाबाद में भी हमेशा ये होता था कि उसका स्वभाव होता था, कोई कितना भी बड़ा से बड़ा लेखक हो,
चाहे बाहर के लेखक आते थे, बहुत बड़े बड़े लेखक, तो उसके मिजाज में था कि कोई देवता बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले मनुष्य बना दो उसको जो है। तो मनुष्य बनाने के लिए इलाहाबाद के लोग उसको, उसकी कमियों को भी ढूंढते थे और उसको फोकस भी करते थे। तो आप देखेंगे कि उतना कोई, लेकिन उसमें कभी कभी निर्ममता भी आ जाती थी, एक क्रूरता भी आ जाती थी। तो इस किताब को लिखते समय तो मेरे दिमाग में न किसी का महिमा मंडन था, न किसी के की कमियों का बखान करना था, न किसी की छवि को गिराना, न किसी की छवि को उन्नत करना। जो मेरा अपना, वो मेरी अपनी अवधारणा गलत हो सकती है, मेरा अपना परसेप्शन गलत हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश यही की कि जो जैसा हमारी स्मृति में दर्ज हुआ है, जैसा मैंने पाया, जैसा देखा, उसको उस रूप में रचा जाए जो है वो। जैसे कालिया जी थे या डीपीटी हैं, तो डीपीटी मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें, जैसे मैं लिखा भी है इस किताब में कि मैं बहुत दिनों तक हम लोग थे, एक ही मकान में थे, तो सुबह चाय के समय उनको चिट्ठियाँ मेरी भी आती थी, तो चिट्ठियाँ उनको मैं देता था, तो पढ़ते ही नहीं थे चिट्ठियाँ जो है वो। और उनकी प्रायः मैं कहता था गांव से आई है, बहन की चिट्ठी है, इनकी चिट्ठी है, तो आपको तो पढ़ना चाहिए जो है। वो कहते थे मुझे पता है क्या मजमून इसमें होगा, कोई पैरवी होगी, नौकरी की एप्लीकेशन होगी। तो हमने कहा तो पढ़िए देखिएगा, तो कहा कि नहीं नहीं ठीक है, रख दो उसको जो है। तो वो कोई अच्छी चीज जो डीपीटी कई बार लोगों को खुश करने के लिए, कई बार किसी को भावुकता में उन्होंने वचन दे दिया तो, और लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक झूठ भी बहुत बार बोलते थे वो। तो एक ऐसा था, राजनीतिक मार्क्सवादी थे, लेकिन कैसे उन्होंने एक जो बुर्जुआ पॉलिटिक्स हो सकती है उसमें भी वो प्रवेश कर गए। तो उन सारी चीज़ों को मैंने दर्ज किया, जैसा वो मैंने पाया, उनकी अच्छाई उनकी बुराई। श्रीलाल जी थे, उनका भी मैंने जैसा देखा वैसा चित्रण किया। हो सकता है कई बार बुरा लग सकता है, जरूरी नहीं कि वो लेखक, जैसे श्रीलाल जी पर एक मैंने जब विशेषांक निकाला तो तद्भव में रविंद्र कालिया जी ने उन पर एक लेख लिखा और वो छपा में, तो बहुत सुंदर लिखा था कालिया जी ने। मुझे लगा श्रीलाल जी बहुत खुश होंगे, लेकिन श्रीलाल जी उसको पढ़ करके बहुत नाराज हो गए, कहा इसको हटा दो इस किताब से। हमने कहा क्यों हटा दें? तो कहा नहीं, मेरे शराब पीने का इसमें वर्णन है। हमने कहा आप पीते तो हैं शराब, तो फिर क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे परिवार वाले कहेंगे, क्या सोचेंगे? हमने कहा परिवार वालों के सामने आप घर में पीते हैं, पिलाते हैं लोगों को, तो परिवार वाले नहीं जानते नहीं हैं क्या? तो वो बहुत दिनों तक चाहते रहे कि वो हटा दिया जाए, और उसको एक और लेख के बारे में उनका था कि उसको हटा दिया जाए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जाना चाहिए। तो ऐसे संपादन में भी मेरा मानना है कि जो जैसा है चीज़ें उस तरह से जानी चाहिए। तो वो मैंने उनके बारे में लिखा। तो ग्रे कैरेक्टर जिसे कहते हैं, ग्रे 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 एरिया वाले जो रखने वाले जो किरदार होते हैं, जो यथार्थ होता है, मैं उसको चाहता हूँ कि दर्ज करूँ जो है, और ऐसे लोग पसंद आते हैं। ऐसे यथार्थ को भी आप एक तरफा मान लीजिए, एक मैं कहता हूँ एक बहुत भयंकर समय में हूँ, लेकिन उसी भयंकर समय में कुछ रोशन ख्याल लोग भी रहते हैं, प्रतिरोध की आवाज़ें भी होती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि केवल प्रतिरोध ही 100% प्रतिरोध ही हो रहा है तो वह भी गलत होगा। मुझे हताशा, जैसे एक आजकल के बहुत सारे कहानीकार मिलते हैं, बात ये होती है, कृतियां भी ऐसी हैं। तो किसी एक लेखक ने कहा मुझे हारते हुए किरदार पसंद नहीं आते हैं, मैं उनको जीतते हुए देखना पसंद है मुझे। मैंने कहा फिर होरी तो पछाड़ खाकर गिर पड़ता है, उसका क्या किया जाए? बावन दास का क्या किया जाए? तो वो किरदार अगर हैं तो क्या उनका 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 अवसाद, उनका पतन, उनकी मृत्यु क्या हमें कोई शिकस्त देती है, या हमारे भीतर एक और जज्बा पैदा करती है प्रतिरोध करने का? अगर प्रतिरोध करने का जज्बा पैदा करती है तो वो कोई डिफीट नहीं है उनकी। हो सकता है उनकी इंडिविजुअल डिफीट हो, लेकिन वो एक सोशल चेंज के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए हमारे भीतर एक अगर जज्बा पैदा करती है तो वो एक नकली प्रतिरोध की आवाज़ से वो बेहतर है। तो एक नकली ढंग का प्रतिरोध भी मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पसंद है और सैद्धांतिक रूप से भी नहीं पसंद है।
उसी तरह जिस तरह एक बढ़ा चढ़ा करके किसी यथार्थ को अतिरंजित करके कि इस दुनिया डूब रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसा चित्रण भी। तो जो जो है, अगर आपको हो सकता है कि एक निगाह में, क्योंकि कई बार यथार्थ जैसा दिखता है वास्तव में वैसा होता नहीं, हो सकता है कि आपको बाहर के दृश्य में ऐसा दिख रहा हो कि दुनिया तबाह हो रही है, कहीं कोई बचा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ भी सुधर नहीं सकता है। लेकिन एक हमारी बहुत ही निचली तलहटी में एक ऐसी कोई कार्रवाई, एक ऐसी कोई हलचल चल रही हो जो हमें दिखाई, एक पहली नज़र में दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन अगर आप सुनेंगे उन आवाज़ों को, एक अपनी अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो एक दूसरा ही संसार दिखाई पड़ सकता है। और प्रायः जो होता है एक लेखक के लिए, वो जो दूसरा संसार होता है वही सृजन का संसार होता है, और उस संसार को निर्मित करना, चित्रित करना एक लेखक की प्रतिज्ञा होती है, और वही उसकी जद्दोजहद होती है। तो इस किताब में भी जब मैं लिख रहा था, वह जो यथार्थ था भी लिख रहा था, एक नज़र में आपको लगेगा कि ये तो वृत्तांत है, इसमें कोई सामाजिक सरोकार या कोई एक समाज का कोई विचार की अवधारणा नहीं, लेकिन अगर आप इसके पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि एक बहुत अपने विशुद्ध अनुभवों की व्यक्ति होने के बावजूद इसमें अपने समय की फिक्र भी दिखेगी। अगर नहीं दिखती है तो मेरी अपनी विफलता है, लेकिन मैंने कोशिश यही की कि इनमें समय भी दिखे, समाज भी दिखे, और मेरे अपने जीवन में आए हुए लोग दिखें, और वो जगहें दिखें, और थोड़ा बहुत मैं भी देखूं। बिल्कुल, और ये सारी चीजें यहाँ संभव हुई हैं। मैं दो अनुरोध करता चलूं। एक अनुरोध अखिलेश जी से कि वे इस कृति से, अक्स से किसी और अंश को हमारे लिए पढ़ें, और दूसरा अनुरोध अपने सुनने देखने वालों से कि वे चाहें तो कोई सवाल भी पूछें, जिसे हम लोग इस संवाद के बाद लेंगे। और इस बीच मित्रों, हमारे लेखक उस अंश को ढूंढें। हम कुछ एक पोस्टर देखते चलते हैं जो इस रचना से ही जुड़े हुए पोस्टर हैं, जिसे हम इन दिनों जन सुलभ पुस्तकालय कहन कोष्ठ के लिए निर्मित कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से ही एक और नया उपक्रम जन सुलभ पुस्तकालय कहन कोष्ठ चल रहा है। उसमें हम रचनाओं से जुड़े कुछ पोस्टर को भी शामिल करते हैं, और ऐसे अवसरों पर उसे यहाँ पर दिखाते भी हैं, और उस मंच पर भी वह मौजूद रहते हैं। ये पोस्टर आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह अरुण कमल जी की राय है इस पुस्तक को लेकर। मैं उसे पढ़ता भी चलता हूं। अरुण कमल लिखते हैं, शीर्षस्थ कथाकार अखिलेश की पुस्तक अक्स एक बार फिर सिद्ध करती है कि स्मृतियां काल के घमंड को तोड़ती हैं। जिनके साथ हमने जिया, उनके गुजरने के बाद भी, हमारे गुजरने के बाद भी वे भंगुर क्षण प्रस्तर पर मुद्रित अक्स बनकर अमरता प्राप्त करते हैं। नितांत निजी जीवन, माता पिता से लेकर साहित्य, समाज और बृहत्तर संसार, सब एक साथ अक्स के इन पृष्ठों की रोशनाई में वास करते हैं और अपनी तात्कालिकता को त्याग सार्वभौम व्याप्ति प्राप्त करते हैं। यहां प्रसन्न लेकिन घुर्नों भरी भाषा में एक पूरा लोक आलोकित होता है और पुनः हमारी स्मृतियों में डेरा डालता है। यह दैनंदिन की अमरता है, जिए गए क्षणों से कहीं अधिक समृद्ध और असीम है स्मृत क्षण। अखिलेश के अक्स, अनकोट, अरुण कमल। एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमारे समय के सक्षम लेखक की ओर से,
कवि की ओर से, गद्यकार की ओर से। और ये 2 अंश मित्रों और रख रहा हूं। यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह संस्मरण की पहली पुस्तक अखिलेश जी की, वह जो यथार्थ था से है। मैं उसे पढ़ता भी चलता हूं। इस पुस्तक में एक जगह वे लिखते हैं, स्वप्न को सृजन का दर्जा हरगिज नहीं दिया जा सकता। कोई किसी भी स्वप्न के बारे में नहीं कह सकता कि वह एक कविता या कविता की तरह था। कोई कविता स्वप्न जैसी हो सकती है, लेकिन स्वप्न कभी कविता का पद नहीं हासिल कर सकता है। इस प्रकार वह कहानी, उपन्यास, चित्रकला का पद भी नहीं पा सकता है। वह जो यथार्थ था से आपने यह कमेंट सुने लेखक के। और एक और कमेंट लेते हुए हम सीधे अखिलेश जी के पास चलेंगे और नई पुस्तक अक्स से सुनेंगे कुछ अंश। लेकिन उसके पहले इस पोस्टर को भी देखते और पढ़ते चलते हैं, और फिर उसके बाद हम सीधे अखिलेश जी के पास चलेंगे। इस पुस्तक में वे लिख रहे हैं, अक्स में, जीवन में जो भी साधारण असाधारण लोग, स्थान, घटनाएं, छोटे बड़े क्षण अपना प्रभाव छोड़कर स्मृति बन जाते हैं, उन सबको भूलने नहीं देना है। क्योंकि हम जो हैं उन्हीं लोगों, जगहों आदि के कपास से बने हैं। उनका स्मरण स्वयं को पहचानना भी है। कितना दिलचस्प है कि खुद को पहचानने के लिए इंसान को कितनी खाक छाननी पड़ती है, कहां कहां भटकना पड़ता है, और न जाने किस किस की जिंदगी में दाखिल होना होता है। तो यह आसान नहीं है, इसलिए हमने खास तौर से इन 2 अंशों को यहां पर रखा, क्योंकि बार बार आत्म पड़ताल करना और लोगों के जीवन में भी उनकी तमाम सीमाओं के बीच, खूबियों के बीच स्वीकार करते हुए उन पर कलम चलाना आसान नहीं है। इन आलेखों में, इन संस्मरणों में देशी मुहावरे भी हैं, और ऐसे कई पात्र हैं, लेखक तो हैं ही, और कई ऐसे पात्र हैं, मधुकर द्विवेदी जैसे पात्र हैं जो हकीकत हैं मगर पात्र के रूप में यहां उपस्थित हो जाते हैं, जो अपने अजीबोगरीब वक्तृत्व कौशल के लिए जाने जाते हैं। एक वाक्य उनका पढ़ता हूं, मधुकर जी का, हराम खोरों का पटरा कर दूंगा। अब यह जो एक खास जो शब्दावली है, हराम खोरों का पटरा कर दूंगा, और ऐसे कई वाक्य हैं उनकी ओर से। या एक जगह प्रसंग आता है ब्रजेश्वर वर्मा जी का, और लेखक कितना ध्यान से सब कुछ देख रहा होता है। एक संवेदनशील मन उन सब चीजों को मन मस्तिष्क में दर्ज कर रहा होता है। जैसे ही आप ब्रजेश्वर वर्मा जी को याद करेंगे तो अखिलेश जी की वह पंक्ति आपको याद आएगी कि वे युवाओं को हिकारत से बछड़ा कहते थे। तो जो 1-2 छोटे छोटे वाक्य हैं परिचयात्मक, उससे उस व्यक्तित्व की पहचान होती है, वह काल सामने आता है, वह स्थान, उनके स्वभाव आदि आते हैं। यह तो एक बात हुई देश सजता की। दूसरी तरफ जब विभिन्न विषयों पर चिंतन की बात होती है तो वहां भाषा एक अलग रूप अख्तियार कर लेती है। वहां ऐसे कई पोएटिक पैसेजेस हमें मिलते हैं, और कई बार जब इन पात्रों में लेखक प्रवेश करता है तो वह जिस तरह से उनके विश्लेषण को हमारे सामने रखता है, डिकोड करता है, जो अभी कुछ देर पहले अखिलेश जी कुछ एक लोगों को लेकर कह भी रहे थे, वहां भी एक पूरा जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है वह भी हम देख पाते हैं। तो ऐसी कुछ एक बातें। अब अनुरोध अखिलेश जी से कि कोई और अंश पढ़ें जी। ये अंश है, ये रविंद्र कालिया
जी पर एक जो अध्याय है उसका है। मैं उनसे पहली बार मिलने जा रहा हूँ जो है वो, एक हमारे सुल्तानपुर के टीचर थे गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, उनके साथ मैं जा रहा था। एक पत्रिका निकालते थे निष्कर्ष, उसको छपवाने। कालिया जी इलाहाबाद प्रेस नाम से एक प्रेस भी चलाते थे, तो उसी में प्रिंटिंग के लिए हम लोग जा रहे थे। तो एक गली में उनके घर जाने के लिए, एक रानी मंडी में उनका घर था, 370 रानी मंडी, तो उस गली में प्रवेश करना होता था। तो अब उसी से वहीं से शुरू करता हूँ। रविंद्र कालिया के प्रसिद्ध उपन्यास खुदा सही सलामत है में बेलन के आकार वाली जिस गली का सजीव वर्णन हुआ है, रानी मंडी की वह बेलन के आकार वाली गली लगभग वैसी ही थी। बहुत मामूली काम धंधों से जुड़कर किसी तरह जीवन यापन करने वाले संघर्षरत मुस्लिम परिवारों की बहुसंख्या वाली बस्ती। वहाँ अपने छोटे से घर में, कोठरी में अपने बड़े परिवार के साथ मामूली काम धंधे करने वाले लोग रह रहे थे। कोई रंग अबीर गुलाल बनाने बेचने का रोजगार करता था, कोई पतंग बनाने का, डिब्बे लिफाफे तैयार करने वाले, रजाई गद्दे में रुई भरने, पिचकारी बेचने, कपड़ों पर इस्त्री करने तथा उनके फटे की मरम्मत करने जैसे कई साधारण से कामों में से स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग जुड़े हुए थे। ये श्रमजीवी बदली हुई पहचान और कथात्मक रूपांतरण के साथ खुदा सही सलामत है में दाखिल हुए हैं। इक्का दुक्का अपेक्षाकृत संपन्न घर भी दिख रहे थे। बच्चा जी का धर्मशाला भी था जिसका जिक्र उपन्यास में हुआ है। हालांकि वह उपन्यास अभी कुछ वर्ष बाद लिखा जाना था। उसी करीब में एक बोर्ड देखा जिस पर निकहत प्रकाशन लिखा हुआ था। मैं खुश हो गया क्योंकि इसी प्रकाशन से जासूसी उपन्यासों के मशहूर लेखक इब्ने सफ़ी बीए के उपन्यास छपते थे, जिनमें कर्नल विनोद और कैप्टन हमीद और यदा कदा कासिम की जोड़ी तिगड़ी अपराधियों का पर्दाफाश करती थी। उसी गली में सब खून का बोर्ड लगा हुआ मिला। तब मैं नहीं जानता था कि सब खून उर्दू साहित्य का बेहद सम्मानित रिसाला है, जिसके संपादक शमसुर रहमान फारूकी हैं, जो बहुत बड़े आलोचक हैं, और उन्हें करीब 25 बरस बाद उच्च कोटि का किस्सा गो भी बन जाना है। हम थोड़ा आगे बढ़े तो मंजिल सामने थी। एक 2 मंजिला मकान पर इलाहाबाद प्रेस का बोर्ड एक बहुत बड़े दरवाजे के ऊपर लगा था। जाहिर है दरवाजे के ही समानुपात में बड़ी सी कुंडी लटक रही थी, जिसको उत्साही युवक मैंने भरपूर जोश तथा ताकत से खटखटाया। दरअसल यह मेरी व्यक्तिगत बेसहुरी अथवा असभ्यता नहीं थी। मैं एक कस्बाई शहर सुल्तानपुर का ऐसा बाशिंदा था जो 6 वर्ष पहले उससे भी अधिक पिछड़ी जगह तहसील कादीपुर में रहता था। इस भूगोल में कुंडी कैसे बजाई जाए, इसके लिए उन दिनों दिमाग नहीं केवल हाथ का इस्तेमाल किया जाता था। निश्चय ही कुंडी भीतरी हिस्से में हथौड़े की तरह बजी होगी, क्योंकि प्रेस के एक कर्मचारी ने तमतमाए चेहरे के साथ गेट खोला, लेकिन उसकी उदारता थी कि वह बगैर फटकारे हमें अंदर ले गया। मुझे याद है हम लोग मेज के इस तरफ थे, दूसरी तरफ एक घूमने वाली कुर्सी थी। कुर्सी की एक तरफ से कुर्सी के दाईं ओर 3-4 सीढ़ियां बनी थीं, जिनके ऊपर जाओ तो एक दरवाजे के पार एक कमरा था। उस रोज तो नहीं, मगर बाद में अनगिनत बार उस कमरे की बैठकी में शामिल हुआ। कमरे के चारों तरफ किताबें रैक में लगी हुई थीं। किताबों के पीछे कभी कभी शराब की बोतलें छिपी हुई मिल जाती थीं। जमीन पर ही गद्दे चादरें बिछी थीं। एक कोने में रिकॉर्ड प्लेयर था, जिसके बगल में मेहदी हसन, बेगम अख्तर वगैरह अनेक विख्यात गायकों गायिकाओं के तवे थे। मुझको याद आता है गुलजार की मीरा फिल्म का रिकॉर्ड कालिया जी खरीद कर जब ले आए तो उनके सारे दोस्तों ने उसे सुना था। कुर्सी की दूसरी तरफ से कुर्सी की बाईं ओर का एरिया 2 हिस्सों में विभाजित था। पहले के हिस्से में कंपोजिंग का काम होता था, जिसमें 7-8 कंपोजिटर अपने सामने लकड़ी के खांचों में रखे अनेक महीन महीन अक्षरों के फांट चिमटियों से निकाल कर नीचे रखी स्क्रिप्ट के अनुसार लकड़ी के फ्रेम में क्रम से रखते। आखिरी हिस्से में छपाई की मशीनें थीं, 2 या शायद 3 ऑटोमेटिक मशीनें और एक टेडल मशीन। कंपोजिंग सेक्शन और कुर्सी के बीच की जगह से ऊपर की मंजिल के लिए सीढ़ियां गई थीं। कालिया जी प्रायः ऊपर रहकर ही प्रेस का काम करते थे। नीचे के ऑफिस में वह तभी आते जब कोई मिलने आता था। हम लोग भी काम के सिलसिले में मिलने ही गए थे।
उनकी कुछ कहानियां मैंने पढ़ रखी थी, जिनमें उन्हीं दिनों पहल में प्रकाशित कहानी चकैया नीम भी थी, लेकिन जाहिर है उनसे मिलना पहली बार हो रहा था। खूब लंबे सुंदर, एक हाथ में कड़ा पहने कालिया जी आकर घूमने वाली कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने होठों में सिगरेट लगाकर लाइटर से जलाया और कश खींचकर धुआं छोड़ा। धुएं में छल्ला बन रहा था। मैं मंत्रमुग्ध था। एक इतने चर्चित लेखक को देख रहा था, किसी को इतनी बढ़िया और लंबी सिगरेट पीते हुए देख रहा था, और वह भी इस तरह कि छल्ले बन रहे थे। जबकि मेरा जो परिवेश था उसमें ज़्यादातर यदि धूम्रपान करते तो बीड़ी पीते थे, या बहुत तरक्की कर गए तो पनामा अथवा कैंची कट सिगरेट। इस क्रम में अगली बात यह, मैं जीवन में पहली बार किसी को घूमने वाली कुर्सी पर बैठा देख रहा था। गिरीश जी ने मेरा परिचय कराया और बताया, यह बीए पहले साल का स्टूडेंट है, इसने आपको भी पढ़ रखा है। कालिया जी थोड़ी देर मुझसे बात करते रहे। इसी बीच ममता जी आ गईं। वह गिरीश जी से अंग्रेजी में बात करने लगी, शायद इसलिए कि दोनों हिंदी के लेखक होने के साथ साथ अध्यापक अंग्रेजी के थे। खैर, निष्कर्ष की पांडुलिपि छपने के लिए दी गई। गिरीश जी ने पत्रिका छप जाने और उसे लेने के लिए सुल्तानपुर से अगली बार आने की तारीख पूछी। सब स्पष्ट हो जाने के बाद हम इलाहाबाद प्रेस से बाहर निकले। अब हम बस अड्डे के रास्ते पर थे। मुझमें दो भावनाएं उछल कूद मचाए हुए थी। पहली खुशी की थी। आज पहली बार मैं दो ऐसे बड़े लेखकों से मिल पाया था जिनको पत्रिकाओं में पढ़ता रहा था और जिनकी किताबें मैंने लाइब्रेरी से निकलवा कर पढ़ी थी। दूसरी भावना जो आफत मचाई थी वह भूख की थी। शाम होने को थी और हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि गिरीश जी अब कहीं खाना खिलाएंगे, लेकिन गिरीश जी ने एक ठेले की दुकान से टिक्की खिलाई। खैर, वह भी कोई कम बात नहीं थी, क्योंकि अगली यात्रा में उन्होंने वह भी नहीं खिलाई। दूसरी यात्रा जैसे स्वप्न किंतु यथार्थ साबित हुई। जब हम पत्रिका लेने इलाहाबाद प्रेस 370 रानी मंडी इलाहाबाद में दाखिल हुए तो अनेक लोगों का समूह इकट्ठा था। ममता जी ऊपर जाने वाले बैठकी की सीढ़ियों पर बैठी थी। शायद अपने घर में उनकी वह प्रिय स्थली थी। कालिया जी पिछली बार की तरह ही घूमने वाली कुर्सी पर बैठे सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहे थे। वह एक बुझती हुई सिगरेट की आग से नई सिगरेट सुलगा लेते। मैं अपने उस समय तक के जीवन में चोरी छिपे अपने मामा की प्रिय बालक छाप बीड़ी पी चुका था और बाबा का हुक्का गुड़गुड़ा चुका था, लेकिन सिगरेट के जायके से नावाकिफ था। फिर भी कालिया जी का इस तरह सिगरेट के कश लेना मुझको खासा आकर्षक लग रहा था। क्यों, यह मैं नहीं जानता था। कालिया जी ने वहां उस समय मौजूद लोगों से परिचय कराना शुरू किया। ये अमरकांत जी हैं। मैं चौंक पड़ा। अरे, अमरकांत जी बहुत बड़े लेखक। कालिया जी ने अगला परिचय कराया। ये मार्कंडेय जी। खुश होकर मैंने स्वागत कहा। हंसा जाए अकेला वाले। कालिया जी आगे बढ़े। ये शैलेश मटियानी जी, ये सत्य प्रकाश, ये सतीश जमाली, ये मैं अपनी विह्वलता को जामे में रखने का जतन कर रहा था, क्योंकि बार बार मेरा मन हो रहा था कि हर्ष के मारे वहीं कूदने लगूं। सचमुच छोटे शहर से वाबस्ता मुझ सरीखे नौसिखवा के लिए उपरोक्त नामचीन साहित्यिक शख्सियतें कल्पनाओं में हीरो का दर्जा हासिल कर लेती थी। हम उनके बारे में तरह तरह के बेहतरीन हकीकत से उच्चतर ख्याल बनाया करते। अब एक ही वक्त पर एक साथ कई लोगों को देखना विरल क्षण था, वह भी इतने पास से, इतनी देर तक बातचीत करते हुए, हाल चाल लेते हुए। मैं निहाल हो गया था। निश्चय ही आज का युवा लेखक होता तो न जाने कितनी सेल्फी खींच चुका होता और उनको अविलंब फेसबुक पर लगा चुका होता। वहीं पर बैठे बैठे बतियाते, संवाद करते हुए वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल देता। पर वह 1977 था, जब न मोबाइल था न फेसबुक। कोई बात नहीं, मेरे मन में सारी फोटो छप चुकी थी और छापा ऐसा शानदार कि आज इतने लंबे अंतराल के बाद भी एकदम सद्यह महसूस हो। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो जिस तरह से मित्रों गद्य की रवानगी है और जिस तरह से अखिलेश जी पढ़ते हैं और जो पूरी किस्सा गोई है, वह हम देख ही रहे हैं, साक्षात उसको महसूस कर रहे हैं। और यही उद्देश्य भी है कि इन अंशों को पढ़ा जाए ऐसे अवसरों पर। और मुझे यहाँ पर परवीन शाकिर जी का वह शेर याद आ रहा है कि अक्स से खुशबू हूं बिखरने से न रोके कोई,
अक्स एक खुशबू हूं, बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। तो यह अपने आप में जो एक गद्य की खुशबू तो है ही, मगर उसके पहले यह जो भाव आते हैं लेखक के भीतर, और उसकी रचनाओं से उसका जिस तरह का जुड़ाव है, और जिस तरह से खांटी मसीह जीवी उन सब चीजों को और उनके महत्व को समझ रहा है, इस कारण से भी यह गद्य इतना चमकीला हो सका है, इतना आबदार हो सका है। और एक प्रश्न इस अवसर पर ले लें। राजीव कुमार जी लिख रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी से पूछिए कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी, संतुष्टि अथवा आश्वस्ति कब प्राप्त होती है? राजीव ने ये सवाल किया है, शायद इसी तरह राजीव ने ही पूछा था, पहले भी शायद एक सवाल पूछा था। मैं कहना चाहूँगा, मुझे दो मामलों में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। एक तो जब मैं कुछ मन मुताबिक लिख सकता हूँ, लिख पाता हूँ, जो है वो, यानी जैसा सोचा था वैसा मैं उतार सकूं अपने कागज़ पर, जो है लिख सकूं। और दूसरा, मुझे दोस्तों के बीच खुशी मिलती है। मेरे दोस्त मेरे जीवन की बड़ी पूंजी हैं। उनके साथ जब मैं बैठकी कर हम लोगों की होती है, बातचीत होती है, हम लोग साझा करते हैं और मौज मस्ती करते हैं, वैचारिक बहसें करते हैं, तो इन सब वो जो अवसर होता है, वो अवसर और लिखने का अवसर, इन दो मौक़ों पर मुझे सबसे अधिक खुशी मिलती है। और जाहिर है कि लिखने वाली खुशी तो एकदम अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि लिखना एकदम संभव नहीं होता कि रोज़ रोज़ आप लिखें या आए दिन आप लिखें, और आए दिन लिखे भी आपके मन मुताबिक बन जाए। इसलिए वो खुशी कभी कभी मिलती है, लेकिन दोस्त तो हमारे हैं ही। जब मन होता है मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ और खुशी से भर जाता हूँ। तो ये दो मौक़ों पर राजीव मुझे खुशी मिलती है, हासिल होती है। जी, और कुछ एक प्रतिक्रियाएं और ले लें। नवल शुक्ल जी लिख रहे हैं कि अखिलेश जी को सुनते हुए अच्छा लग रहा है। जगन्नाथ जी जो लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इसकी सूचना भी साझा की, इस कार्यक्रम को भी साझा किया, उनका भी धन्यवाद। नीलाक्षी सिंह जी जुड़ी हुई हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है इस लेखकीय अंश पाठ पर, लेखक की ओर से किए गए अंश पाठ पर। वे लिख रही हैं कि अखिलेश जी से अंश सुनना बहुत अच्छा लगा। एक एक फ्रेम पर रोशनी इस तरह पड़ रही थी कि सब सामने घटित होता लगता रहा। अनिल त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया बहुत सुंदर। अखिलेश जी को सुनना अखिलेश जी के साथ यात्रा करना होता है। ये प्रतिक्रियाएं मैं इसलिए भी रख रहा हूं कि चलते चलते एक अंश और सुन लेंगे और इसके बाद कार्यक्रम को विराम देंगे, क्योंकि समय की जो है कहीं आपके लिए एक प्रतिक्रिया और ले लें। मनकामना शुक्ल पथिक जी, अखिलेश जी को पढ़ना और सुनना काफी सुखद होता है, बधाई। तो एक और चलते चलते एक अंश और सुन लें, इससे लोगों में एक खाका भी पुस्तक का बनता है, क्योंकि अभी नई पुस्तक है, कई लोग अभी इसको पढ़ेंगे, और जिन मित्रों के पास यह किताब पहुंच भी गई है उन्हें भी स्वयं लेखक से इस तरह के पाठ आकर्षित ही करते हैं और पुस्तक में नए सिरे से भी कुछ रुचि जगाते हैं। जी अखिलेश जी। एक बहुत थोड़ा छोटा अंश पढ़ रहा हूँ, चूँकि पिछला वाला अंश थोड़ा बड़ा हो गया था। फिलहाल स्मृतियाँ काल के घमंड को तोड़ती हैं, इस अध्याय से है और बीच से पढ़ रहा हूँ। या पूर्वज कवि मुक्तिबोध की विख्यात कविता अंधेरे में की निम्नांकित पंक्तियाँ उद्धृत करने की इच्छा हो रही है। ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया।
जरा ठहर कर मैं दूसरी मनस्थिति को भी रखना चाहता हूँ। जब इंसान जिंदगी के अंत की ढलान उतरने लगता है, तब वह सिर्फ गुजर गए को धिक्कारता ही नहीं है, उसे अपने जिए गए जीवन पर बहुत प्यार भी उमड़ता है। उसके पछतावे की पृष्ठभूमि में यह भी रहता है कि वह सुख दुख भरा जो भी इतना अपना था, अब छूट गया है। ऐसा छूटा है कि अब आगे नहीं मिलने वाला है। वैसे भी क्या मिलना जब मृत्यु जल्दी आने वाली है। वह वक्त दूर नहीं है जब हम नहीं रहेंगे। यह संसार, यह पृथ्वी, यह आकाश, ये नदियाँ, समुद्र, वृक्ष, पक्षी, यह चर अचर सृष्टि रहेगी, किंतु मैं नहीं रहूँगा। तब उसमें आत्मधिक्कार का भाव भी जन्मता है कि मुझको कैसे सुंदर ढंग से जीना था, अपने लिए, बहुतों अपनों के लिए खुशियाँ बटोरनी थी, जीवन में रंग और छाप भरना था, किंतु मैंने अवसर का उपयोग नहीं किया। आलस्य में, मद में, बेवकूफ़ी में मौका गंवा दिया। हम ही नहीं खुद को धिक्कारते हैं, हमारी आत्मा के पटल पर बहुत से अपने भी प्रकट होकर शिकायत दर्ज करते हैं, मुक्तिबोध की तरह सुनाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। तुमने मुझे दुखी किया, मुझे इज्जत नहीं दी, प्यार नहीं किया, अपनाया नहीं। हमारे लोग, हमारे शहर, हमारे गांव सब शिकायतों से भरे हुए हैं। तब लगता है कि ओह कितनी भूल हुई, चूक गए हम। जरा सा और खर्च कर देते, जरा सा कष्ट सह लेते, थोड़ा सा समय निकालते, पिता, माँ, भाई, बहनें, दोस्त, रिश्तेदार, समस्त परिचितों के जीवन में शामिल होते, उनको अपने में ले आते। आज सोचता हूँ, पछताता हूँ, पिता इस दुनिया में नहीं हैं, मगर मैं अपने एकांत में उनसे अक्सर संवाद करता हूँ। संवाद क्या करता हूँ, माफ़ी मांगा करता हूँ। काश मैं उनके जीवित रहते ज़्यादा बातचीत कर पाया होता। वह अधिक नहीं बोलते थे तो क्या हुआ, मैं ही बोलता, उनको हंसाता, उनसे उनके पुराने जीवन के बारे में सवाल करता। वह निश्चय ही बताते अपने बचपन के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने शौक पसंद स्वाद के बारे में। वह अपने अनुभवों और एहसासों को कहाँ मुझसे ठीक से कह सके। न जाने कितने किस्से, लतीफ़े, हिदायतें और आप बीती के पृष्ठ बगैर अभिव्यक्त हुए विदा हो गए। ठीक है कि उनको यात्राओं से खास प्रेम नहीं था, लेकिन यदि मैं अनायास ही एक बार उनको हवाई सफ़र करा देता तो वह उनके लिए यादगार बन जाता। वह ताज़िंदगी उसके बारे में सोचते और खुश होते। और वह देखो, मेरा गांव, सुल्तानपुर जनपद का गांव मलिकपुर नुनरा मुझसे नाराज हो रहा है। कह रहा है, तुमने बिसरा ही दिया मुझको। बचपन में छुट्टियों में तुम आते थे, भूल गए उन आम वृक्षों को, जामुन, बेर, रस भरी करौंदे के पेड़ों को, हमारे तालाब और खेतों को। तुमने बहुत दिनों तक यहाँ का अन्न खाया है, यहाँ के कूप का पानी पिया है, खेले कूदे हो, झूला झूले हो, मेला घूमे हो, लेकिन तुम हृदयहीन निकले और मुझको मेरे हाल पर छोड़ गए। मेरा कस्बा कादीपुर और शहर सुल्तानपुर भी कौन खुश है। दोनों अलग अलग कहते हैं, ठीक है कि तुमको मुझसे बेइंतहा प्यार है, लेकिन यह प्यार केवल कागजी रह गया है। केवल लेखन में मुझसे अपने प्यार की डींग मारते हो। लखनऊ से अधिक दूरी पर नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं तुमको। मैं छटपटाता हूँ, नहीं मेरे सुल्तानपुर, मेरे कस्बे कादीपुर, मेरे गांव और मेरे प्रिय इलाहाबाद, मेरे परिवार के लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे जीवन में आए समस्त जन, मैं आप सबको याद करता रहता हूँ। आप सब मेरा जीव द्रव्य हो, आपके बिना मेरी एक सांस भी नहीं। दोष देना हो तो मेरे आलस्य को दो और उस आपाधापी को दो जिसने आपसे भौतिक रूप से दूर रखा। आपसे ही नहीं, मैं उनके भी कहाँ नज़दीक हूँ जो बिल्कुल मेरे पास है। मैं सदैव आने वाले वक्त की फिक्र करता रहा, बीते कल और बीत रहे आज के वक्त में जिन्होंने मुझे बनाया, गढ़ा, हमेशा साथ दिया है, उनकी दहलीज पर जाने से कन्नी काटता रहा हूँ। यह अलग बात है कि मेरी इतनी गुस्ताखियों के बावजूद सब मेरे साथ हैं, मेरी स्मृति में हैं, मेरे दिमाग के द्वार खोलकर अक्सर प्रवेश कर जाते हैं। तब मैं दो हो जाता हूँ। एक जो इस समय हूँ और दूसरा जो बचपन में था, कैशोर और यौवन में था। उस दूसरे मैं को देखता हूँ, उसको छूना चाहता हूँ, उसके गले लगना चाहता हूँ, लेकिन वह आगे बढ़ जाता है, जैसे मैं अपने से ही विलग हो गया हूँ। मैं भीड़ में छूट गया हूँ और मैं ही ढूंढ रहा हूँ। अनगिनत दृश्य, आवाज़ें, स्वाद, गतियाँ और ठहराव
न जाने क्या क्या अभी तो था और अभी नहीं है। मुझे महसूस होता है यह स्वप्न है, महसूस होता है यथार्थ है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद महत्वपूर्ण अंश को हमारे साथ साझा करने की। बेहद सशक्त, बेहद मेमोरेबल और उतना ही विह्वल कर देने वाले अंश। मधु सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। बहुत अच्छा लगा तुम्हें सुनकर। 40 साल बाद 370 रानी मंडी में, बहुत 40 साल बाद, और आगे लिख रही हैं कि 370 रानी मंडी में ही हम भी हैरान परेशान पहुंचते थे, तब तो अखिलेश की आवाज न सुनी थी। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ याद है अखिलेश जी? अब मैं इसका समझा नहीं कि तब तब तो अखिलेश की आवाज न सुनी थी, इसका आशय नहीं समझ में आ रहा है। जी जी, हो सकता है कि शायद ज्यादा बातचीत उस समय ना हुई हो। तो खैर, मधु जी अगर जुड़ी हुई ये हैं तो। ये मधु जी, अगर एक मधु मालवीय जी से वाकिफ था मैं, तो क्या ये मधु मालवीय जी हैं या मधु सक्सेना जी हैं? जी, यहाँ मधु सक्सेना लिखा हुआ है, तो खैर हो सकता है कुछ प्रतिक्रियाएं उनकी आए। जी जी और जी, अनिल त्रिपाठी जी, संदीप तिवारी जी और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। कुछ एक मित्रों के और नाम ले लूं, नीलेश देशमुख जी, प्रभात सैनिक मास्टर जी, मनिका राजेश पाठक जी और तमाम लोग। मधु सक्सेना जी लिख रही हैं, जी शायद आप सही कह रहे हैं। जी जी, नहीं मधु जी से ज्यादा संवाद तो नहीं होता था, लेकिन मधु जी की पूरी याद है और आती जी थी, अक्सर आती थी और मिलती। ये मधु जी लक्ष्मीधर मालवीय जी की बेटी हैं और जी, हाँ, तो इनसे और इनकी लिख रही छोटी हैं बहन। वे इस बात को लिख भी रही हैं, बिल्कुल लिख रही जी हैं। जी, जी और इनकी छोटी बहन गौरी थी। तो हम सब लोग आपस में परिचित थे, लेकिन तब जाहिर है कि हम सब लोगों का लक्ष्य कालिया जी को ही सुनना होता था, ममता जी को सुनना होता था, तो उतनी बातें नहीं होती थी, लेकिन यादें हैं। और मधु जी से एक बार बीच में ममता जी के घर गई थी, तो वहाँ पर फोन पर भी बातचीत हुई थी, तो अच्छा लगा। थैंक यू मधु जी। जी, तो ये कुछ ऐसे ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि इस तरह से भी भेंट मुलाकातें होती हैं और लोगों को पुरानी चीजें याद आती हैं। क्योंकि हर तरह के विकल्पों पर हम काम करते रहें, जाहिर सी बात है कि जब हम प्रत्यक्ष कोई कार्यक्रम करते हैं या संवाद करते हैं, उसकी बात अलग होती है। मगर इस तरह के वर्चुअल कार्यक्रम भी मुझे लगते हैं कि कहीं ना कहीं होने चाहिए। इससे भी कई सारी चीजें और गतिविधियां, सक्रियताएं या पुस्तक प्रेम, उसकी संस्कृति विकसित ही होती है। एक और प्रश्न आ गया है संदीप तिवारी जी की ओर से। वे पूछ रहे हैं, क्या कभी यह नहीं लगता कि फिर से कादीपुर लौट चले? ये संदीप, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन कई बार सुल्तानपुर या कादीपुर जब मैं जाता हूँ, गया बीच में, सुल्तानपुर तो अक्सर जाता रहता हूँ, लेकिन दरअसल जो हमारी स्मृति में जो शहर होता है या कस्बा होता है, तो अगर हम जाते हैं वहाँ पर, तो वो तो उन लोगों से जो हमारे साथ के लोग थे और वो जो भूगोल था, आज वो दोनों हमारे सामने नहीं दिखाई देते हैं। कई बार मैं बड़ा भावुक होकर सुल्तानपुर गया, लेकिन मुझे लगा कि जो जो मेरा सुल्तानपुर था, जो मेरी स्मृतियों का सुल्तानपुर था, या इसी तरह आप कह सकते हैं जो मेरी स्मृतियों का कादीपुर था, या मेरे गांव का जो मलिकपुर है मेरी स्मृतियों का गांव, वो तो अब नहीं रहा, वक्त ने उसको बदल दिया। तो और वो लोग भी नहीं रहे, तमाम लोग खत्म हो गए। मैं अपने ही गांव में गया तो या कोई बहुत कम परिचित मिलते हैं, कई लोग पलायन कर गए, विस्थापन कर गए, कई लोग गुजर गए। तो और वो जो तालाब, मेरे गांव का एक तालाब था, जितना एक बार डीपीटी और हम एक ही गांव के हैं, तो हम दोनों लोग मलिकपुर गांव गए थे, जो है वो कादीपुर से 6 मील की दूरी पर है, तो गांव गए।
और दोनों हम लोग जब जा रहे थे तो दोनों लोग, एक वहाँ पर तालाब है, इतना मेरी भी बचपन की मेमोरी में वो बहुत इतना अद्भुत सुंदर वहाँ फूल खिले रहते थे, और तालाब का पानी भी मतलब एक बहुत बड़ा तालाब था। लेकिन जब गए तो तालाब सूख चुका था, थोड़ा सा पानी था, उसी में कोई भैंस लौट रही थी, पशु मवेशी लौट रहे थे, गंदा सा सूखा सा। तो जो अब वो तालाब मान लीजिए एक बेम्बुस तालाब का है, तो अब मैं तो गया तो वो मिला नहीं, कादीपुर कस्बा वो मिला नहीं। सुल्तानपुर जाता हूँ तो वो तो बदल गया है। एक बार मैं इलाहाबाद गया बहुत दिनों, और मैं मेरे एक जो साथ में मेरे था, तो उनसे मैंने बड़ी डींगे मारी कि ये इलाहाबाद इलाहाबाद। और एक बार मैं, जब हम लोग टहल रहे थे, कहीं जाना था आगे सिविल लाइंस की तरफ, तो मैं खुद रास्ता भूल गया, क्योंकि सब इतना इतना वो बदल गया उसका पूरा लोकेल, इतनी इमारतें बन गई, इतने रास्ते बन गए, इतनी दुकानें। तो जो हमारी स्मृति में रहता है वो मूलतः, हम तो अपनी स्मृति के कस्बे को, अपने अपने समय के इलाहाबाद को प्यार करते हैं, उस पर जीते मरते हैं उसको लेकर के। या इसी तरह सुल्तानपुर में जो है, तो वो सब चीज़ें तो रही नहीं। तो इसलिए लौटना, एक बहुत सारे लोग लौटने की कोशिश की है, लेकिन लौटना हमेशा दुखद हो जाता है। आप जिसको बहुत मोहित है, जिस पर पता चला वहाँ चाकू चल रहे हैं, वहाँ बम चल रहा है, आपका पड़ोसी ही को सोच रहा है ये तो आ गए, अब फिर से ये इनके मकान का हम उपयोग कर लेते थे, अब तो नहीं कर पाएंगे, तो वो आपकी जान का दुश्मन हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ बाजार ने जो दिमाग बनाया, जो लोगों की भावनाएं बनाई, उन सब ने मिल करके एक ऐसा तबाह जीवन हमारा रच दिया, एक हमारे भूगोल को इतना बदल दिया, और अच्छे अर्थ में भी बदला है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी घटित हुई हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कोई विकास नहीं होना चाहिए या विकास के विरुद्ध हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि जो हमारा जीव द्रव्य है, जो सुल्तानपुर, कादीपुर, इलाहाबाद या खुद लखनऊ, अगर हमारे तो वो तो बदलता चला जा रहा है। तो हम तो प्यार सुल्तानपुर के, लखनऊ के कॉफ़ी हाउस को करते थे, जहाँ बैठकर हम लोगों ने हिंदी साहित्य की पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी बहसें मुद्रा जी के साथ, वीरेंद्र यादव जी के साथ, रविंद्र वर्मा जी के साथ, और बाहर से तमाम लेखक आते थे, उनके साथ बैठ कर के की। अब वो कॉफ़ी हाउस अगर आज आप देखें तो बंद पड़ा हुआ है कॉफ़ी हाउस, रोता रहता, उसकी बिजली कट जाती है। और कई बार तो ऐसा हुआ, जब बिजली शुरू में कटती थी तो लोग इतनी लत थी कॉफ़ी हाउस की कि उस गर्मी में भी जाकर के लोग नीचे बिना पंखे के बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन नॉस्टैल्जिया बहुत दिनों तक तो काम नहीं करता है, उसकी यथार्थ से टक्कर होती है, और फिर सब कुछ आपके दिमाग को, आपकी चीज़ों को बदल देता है, और आपको एक यथार्थ के धरातल पर, वास्तविकता के धरातल पर ला खड़ा कर देता है। तो मन होता है, अगर मुझे वही समय मिले, वही जगह मिले, वैसे वही लोग मिले, लेकिन ये एक यूटोपिया है, एक परिकल्पना है, ऐसा तो असंभव है, ये संभव नहीं है, इसीलिए जाना भी संभव नहीं हो पाता है पुरानी जगहों में। ये विस्थापन के अपने दर्द हैं, और यह विस्थापन चाहे गांव से शहर की ओर हो या देश से विदेश की ओर हो, इस तरह की स्थितियां कमोबेश हर एक के साथ बनी रहती हैं, जहां ये तमाम चीजें हैं जिसकी ओर इशारा अखिलेश जी कर रहे हैं। और मित्रों, काफी समय हो गया है, एक सवाल यह भी पूछ लें अखिलेश जी से कि वे इस विधा को, संस्मरण को, सृजनात्मक गद्य को किस रूप में देखते हैं। और यह सवाल इसलिए भी है कि स्वयं तद्भव में वे कारण बनते हैं, वे कहीं न कहीं एक प्रेरक तत्व बनते हैं, और लेखकों से लिखवा ले जाते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे साथ हैं, चाहे वह ममता कालिया जी का गद्य हो, राजेश जोशी जी का हो, नीलाक्षी जी का हो, स्वयं नामवर सिंह जी का हो। तो इस तरह के लेखन की, इस विधा की विरासत और इसके महत्व को आप कैसे देखते हैं, और वर्तमान में इसका परिदृश्य किस तरह का है, अखिलेश जी? देखिए, भारतीय समाज एक सामंती समाज रहा है, जहाँ आधुनिकता का प्रवेश बहुत बाद में जाकर के हुआ है। और जो सामंती समाज होता है, जहाँ मॉडर्निटी नहीं प्रवेश कर पाती है, वो कभी भी जो व्यक्ति का जो निजत्व है, जो उसका अपना निजी है, उसका सम्मान करना नहीं जानता है,
उसके या वो उसके लिए निषिद्ध होता है। जैसे आप देखिए हमारे इतने बड़े बड़े पोएट, महान प्रतिभाएं भक्ति काल में हुई, लेकिन अगर उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप जानना चाहें तो उनकी रचनाओं से थोड़ा बहुत आप अंदाजा भले लगा लें, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता है ज़्यादा जो है। तो हमारे समाज ने, हमारे सामंती मूल्यों से धंसे हुए समाज ने कभी व्यक्ति की गरिमा का, उसके अपने निजीपन का सम्मान नहीं किया। मुझे लगता है कि अगर ये जो जिसमें निजी व्यक्तिगत प्रकट हो जिन रचनाओं में, और बिना किसी आडंबर के, यानी बिना किसी एक काल्पनिक या छद्म नामों के बगैर सीधे सीधे प्रकट हो, तो एक तरह से वो सामंती मूल्यों से टकराना भी है, जिसमें व्यक्ति के अपनी निजता का सम्मान हासिल दिलाया जाना चाहिए जो है वो। दूसरी बात जो है, तमाम बड़ी बड़ी चीज़ों में, बड़े बड़े नारों के बीच जो है, जो मनुष्य की जो छोटी छोटी, मैं कहता हूँ छोटी छोटी जगहें हो सकती हैं, छोटे छोटे लोग हो सकते हैं, छोटे छोटे अनुभव हो सकते हैं, जो बगैर किसी एक बड़े स्लोगन के वो जगह नहीं पाते हैं दुनिया में, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। उनका भी एक बड़ा अहम दर्जा है इस एक मानव सभ्यता की निर्मित में, मानव सभ्यता के उत्थान में भी उनका बहुत बड़ा दर्जा है। तो व्यक्ति को, तो एक तरफ व्यक्ति के जिन अनुभवों को एक वैचारिकता ने विचारधारा के तहत या विचारधारा के दबाव से गई और उनको एक हाशिए पर डाल दिया गया था, तो एक हाशिए के भूगोल को, हाशिए के लोगों को और हाशिए के अनुभवों को केंद्र में लाने की जद्दोजहद भी है इस तरह का लेखन। एक दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने कहा कि जिस सामंती समाज ने मनुष्य के निजत्व की गरिमा का सम्मान नहीं किया, इन सब विधाओं में लिख करके यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, ये सारी चीज़ें लिख करके उस सामंती सोच पर, उस सामंती संस्कृति पर भी आप प्रहार करते हैं, और एक व्यक्ति की आज़ादी, उसके निजत्व की आज़ादी, उसके अपने भीतर का जो लोक है, उसको आप सामंतवाद की गिरफ्त से आप मुक्त करते हो, आज़ादी दिलाते हो। इस नज़रिए से इस तरह का लेखन मुझे हमेशा मूल्यवान लगा। इसलिए नहीं कि मैं लिखता हूँ, इसलिए कि मेरे अपनी सोच है जो मैंने आपके सामने रखी। तो लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिखना चाहिए। आखिर दलितों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी, स्त्रियों ने अपने दुख लिखे, तो ये एक तरह से खाली ये नहीं कि कोई अपना निजी सुख दुख बयान कर रहा है, बल्कि कहीं मैंने कहा वो आधुनिकता की ज़मीन तैयार कर रहा है, आधुनिकता का एक मजबूत कर रहा है, सशक्तिकरण कर रहा है, और सामंतवादी मूल्यों को चोट पहुंचा रहा है, उसे कमजोर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, और तमाम मित्रों का जो हमारे साथ इतनी देर तक बने रह सके। और हम लोग तो कहाँ 1 घंटे के आसपास का ही कार्यक्रम सोच रहे थे, मगर आपसे बातचीत करते हुए समय का एहसास नहीं हुआ, और मित्रों की एक के बाद एक आती प्रतिक्रियाओं ने भी उत्साह बढ़ाया। तो साथियों, आज की यह चर्चा यहीं पर विराम लेती है, और जो यह पुस्तक है अक्स, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसकी वानगी भी आपने सुनी, अच्छा लगा, इस पर चर्चा हुई स्वयं लेखक से, और किस तरह गांव, कस्बा, शहर, छोटे बड़े मंझोले शहर और इन सब से तैयार होता जीवन का कोलाज इन संस्मरणों में हमें दिखाई पड़ता है। और जिन व्यक्तिगत यात्राओं की, प्रसंगों की बात अखिलेश जी ने की, उनके बहाने कैसे पूरा सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। और इस तरह की चीजें आती रहनी चाहिए। कई लोग इन विधाओं में लिख रहे हैं, और इस बहाने से, जिसकी ओर अखिलेश जी ने संकेत किए, कितने जरूरी हैं कि इन सब चीजों को दर्ज किया जाए, संरक्षित रखा जाए, अपनी उन पीढ़ियों से भी, अपने उन अग्रजों से भी, जो जिनके पास यह स्मृति के रूप में अथाह कोश है, जो लोग
स्वयं लिख रहे हैं, वह यह तो अच्छी बात है ही, मगर कई बार अखिलेश जी जैसे संपादक पीछे पड़कर आग्रह पूर्वक भी लिखवा ले जाते हैं। यह बात भी रेखांकन योग्य है, क्योंकि संपादकों की अहनमयता से भी हम सभी परिचित हैं। ऐसे में हमारे समय में अगर इस तरह का आग्रहशील संपादक हो, प्रोएक्टिव संपादक हो, तो उसके महत्व को भी समझने की जरूरत है। अनिल त्रिपाठी जी भी इस बात से सहमत हैं और लिख रहे हैं कि मुर्दहिया अखिलेश जी के तकादों से ही संभव हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपने शुक्रिया समय आपका निकाला। जी। अच्छा लगा आपने समय निकाला, और तमाम मित्रों का धन्यवाद जो हमारे साथ बने रहे। शुभ रात्रि। जी शुक्रिया।